बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सबकी सोच। मैं हूं नम्रा तारिक और मैं हूं हसनैन लियाकत। कैसे हैं आप सब लोग? वो सब ठीक होंगे। आप भी ठीक लग रही हैं या मेरी आपके सूरत साथ हाल पूछो। आपकी सूरत हाल देख के लग रहा है कि आपके साथ कुछ ना कुछ हो गया है? क्या हो गया? हाँ, वो हाँ। हुआ वाकई। कल मेरे साथ पता है क्या हुआ? कल आई वेंट टू अ रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट पे आप सोचो मुझे पानी की बोतल कितने की मिली होगी? 80 मेरा रुपए झगड़ा हो, की, 90 रुपए की? 80-90 रुपए भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, 140 रुपीज की वो तभी तो आप परेशान हैं। वो छोटी वाली इस्लामाबाद के छोटी वाली बोतल? छोटी वाली बोतल। और वो इस्लामाबाद के बहुत ही पोश किस्म के इलाके का एक अच्छा रेस्टोरेंट है, ठीक है। वो फैंसी किस्म के जो रेस्टोरेंट्स होते हैं। अब जो मेरे पास बिल आ रहा है सिर्फ पानी की बोतल का 140 रुपीज एंड आई वांट लाइक ये क्या है, ये किस चीज के इतने पैसे? तो पता नहीं ये कौन सा टैक्स है, ये कौन सा टैक्स है। मैंने कहा भाईजान ऐसा मत करे। अब हमें पता है कि महंगाई हो चुकी है, लेकिन पागल मत बनाए एटलीस्ट आवाम को कि जो चीज 40-50 रुपए की मिलती है आपने वो जाके 140। आपने ना बाहर से जाके बोतल पकड़ लेनी थी। लेकिन मेरे पास भी ऐसी एक खबर है, वो मैं आपको बता दूं। क्या? जी हाँ, निमरा ने जिस तरह बात की तो हमारे पास खबर ये है कि कराची में एक मुकामी रेस्टोरेंट ने अपनी लोकल पैदा की हुई बोतल, आपने तो शायद कोई इंपोर्टेड पी होगी, ब्रांडेड पी होगी, उस बोतल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से वो होटल या रेस्टोरेंट तनकीद का निशाना बन रहा है। हाल ही में एक कस्टमर ने रेस्टोरेंट इंतजामिया को सख्त मुलामत किया जब उन्होंने एक छोटी सी पानी की बोतल के लिए 80 रुपए मांगे, जो कि बैनुल अक़वामी ब्रांड्स के मुकाबले में वो उसके बराबर भी नहीं है। बैनुल अक़वामी जो ब्रांड्स की बोतल्स हैं जो आपको मार्केट में मिलती हैं, प्राइस है ये, वो उससे भी ज्यादा प्राइस है और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है। और ये बात बहुत वास्तव आम हो चुकी है कि ये जो ब्रांड्स हैं, ये जो रेस्टोरेंट्स हैं, ये बैनुल अक़वामी ब्रांड्स को भी बॉयकॉट कर रहे हैं। और फिर जब ये अपनी ब्रांड्स को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं या अपनी वाटर बॉटल्स बना रहे हैं तो उसमें प्राइस उन्होंने इतनी ज्यादा कर दी, हालांकि उसूली तौर पे वो ज्यादा सस्ता होना चाहिए। तो कल ये मेरी भी समझ में नहीं आया कि भाईजान ये हो क्या रहा है इस मुल्क में। हम हर चीज से ना फायदा उठाते हैं। जब से इजरायली मसनूआत का बाइकआउट हुआ, हाँ, जब से उन मसनूआत का बाइकआउट हुआ तो हमने ये किया कि हमने जो लोकल ब्रांड्स थे उनकी कीमतों को आसमान पे पहुंचा दिया। इसी तरह एक और मैं यहाँ पे पॉइंट उठाना चाहूंगा। आप देखिए आपकी ट्रैवल डेस्टिनेशंस, आप मरी को ले लीजिए, कागान नारान को ले लीजिए, कश्मीर को ले लीजिए, वहां पे अब अगर मरी या कश्मीर को ले लीजिए तो ये शहर इक़्तिदार से 40 किलोमीटर या 100 किलोमीटर की मसाफत पे हैं। हाँ। यहाँ पे कोई इतनी ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कास्ट नहीं है, लेकिन वहां पे जो बोतल आपको शहर इक़्तिदार में 50 की मिलेगी, वहां पे 200 की भी मिलती है। ऐसा यही तो प्रॉब्लम है। हालांकि जो बोतल के साथ नहीं, हर चीज के साथ। और जो आर्ग्यूमेंट ये करते हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा है, हालांकि कोई प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा नहीं होती है इतनी ज्यादा। जो इंटरनेशनल ब्रांड्स है उसके बावजूद फिर भी कम पड़ती है उनकी पैदावारी लागत जो है। सो यहाँ पे बुलंद कीमतें उन्होंने मांगना शुरू कर दी होती हैं। अगर आप बॉयकॉट कर रहे हैं एज अ कंट्री, एज अ नेशन, तो उसूली तौर पे आपको प्राइसेस को कम रखना चाहिए ताकि लोगों के लिए स्विच करना आसान हो जाए। शायद वो कम प्राइसेस को देख के स्विच करें। वैसे क्या जमाना आ गया है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि पानी भी खरीद के पीना पड़ेगा, और वो भी महंगा पानी। एक तो ये आर्ग्यूमेंट देते हैं पैदावारी लागत वाले, दूसरा ये देते हैं कि भाई महंगाई बहुत ज्यादा है। हाँ। आवाम इतने भी पागल थोड़ी है भाई, महंगाई हो चुकी है पर उसका मतलब ये थोड़ी है कि 40 रुपए की चीज है वो 140 की। एक और पॉइंट है निमरा कि आपके ना कमिश्नर साहब के काम बनता है, जो कि सिटी के कमिश्नर होते हैं या किसी जगह के कमिश्नर होते हैं, और उसके बाद आप दुनिया भर में देखिए तो प्राइस कंट्रोल का एक डिपार्टमेंट होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वो डिपार्टमेंट एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन वो सो रहा है। सही कह रही हैं आप, वो सो रहा है, वो कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहा, बार बार चेकिंग नहीं कर रहा। और एक दफा पेट्रोल अगर महंगा हो जाए, हर चीज महंगी हो जाती है। पेट्रोल अगर 100 रुपया सस्ता हो जाए तो कोई चीज रिवर्स नहीं होती। यस, बिल्कुल ऐसे ही मेरे ख्याल में वो हमें अपने डिपार्टमेंट्स के पास भी सबकी सोच को लेके जाना चाहिए। उसने उनको बताना चाहिए कि भाई प्लीज जाग जाओ, उठ जाओ। ये रेस्टोरेंट्स पे क्या हो रहा है? फैंसी किस्म के रेस्टोरेंट्स बनाएं और 140 रुपए सिर्फ पानी की बोतल। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। खैर, आपके पास कोई और स्टोरी है शेयर करने की? जी हाँ, अबू धाबी में एआई की जो मशीन्स हैं RMVs, उनमें प्लास्टिक की बोतलों और एल्यूमिनियम को रिसाइकल किया जाएगा। और इस हवाले से दुबई, क्योंकि मैं जब दुबई में होता भी था तो उस वक्त भी वो पेपर फ्री इकोनॉमी की तरफ जा रहे थे, एआई के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, उनके R&D डिपार्टमेंट्स थे। लेकिन ये जो RMV मशीन्स हैं, इनसे एक नई जो दुबई में मैं समझता हूँ, ये अबू धाबी का जब भी जिक्र आता है तो उसमें दुबई को इस वजह से इंक्लूड किया जाता है कि वो सारी स्टेट्स जो है वो एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं, और ये उनकी जो आलूदगी है, माहौलियाती आलूदगी है, उसको कम करने में बड़ी साजगार साबित होगी। दैट्स वेरी नाइस। सो डिटेल में मजीद खबर शेयर करते चले जी। अबू धाबी में AI ड्रिवन रिवर्स वेंडिंग मशीन्स यानी कि RVMs में प्लास्टिक बोतलें जो हैं, प्लास्टिक बॉटल्स और एल्यूमिनियम केन्स को रिसाइकल करें और हवाई टिकट्स या डाइनिंग और ख़रीदारी के वाउचर्स जीतें। 25 मकबूल मकामात में RVMs मौजूद हैं, जिसके ज़रिए आप कह सकते हैं कि एक ग्रुप है मुस्तहकम, वो किरदार अदा कर रहा है।
और तदवीर ग्रुप इसका नाम है, और 2030 तक अबू धाबी के 80% कूड़े को ज़मीन से निकाल कर उसको दूर करने का मकसद जो है वो फुलफिल कर लिया जाएगा। सो हासिल किए गए क्रेडिट्स को noon.com, Amazon और इसके अलावा दीगर जगहों पर पार्टनर्स के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ माहौल में अपना हिस्सा अदा करें और तदवीर ये जो ग्रुप है इसके जरिए इसको असरअंदाज बनाएं, और मतलब आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी खबर है। लेकिन पाकिस्तान में भी कुछ तरह के नमूने जो है इंट्रोड्यूस कराने चाहिए। पाकिस्तान में इस तरह के नमूने इंट्रोड्यूस होंगे, लेकिन पाकिस्तान में दूसरे वाले नमूने बहुत हैं। हमने करनी है। और एक खबर और है कि ये तमाम काम करने वाले जो भी, अगर आप करती हैं अबू धाबी में जाके, तो आप उस ड्रॉ में शामिल हो जाएंगी जिसमें आपको एयर टिकट मिलेगा, जिसमें आपको गिफ्ट मिलेंगे, जिसमें आपको और लग्जरीज मिलेंगी। तो पाकिस्तान में भी इस तरह की चीजों को करना चाहिए। मैंने देखा है, आप अगर ट्रेल्स में जाएं, ट्रेल 5 में जाएं, 3 में जाएं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लड़के वहां पे आते हैं, तलबा तालबात होते हैं, वो आके इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि जो आम शहरी है वो इस तरह की एक्टिविटीज नहीं करता, और गवर्नमेंट लेवल पे इस तरह की एक्टिविटीज नहीं होती, इसलिए फिर वो अवाम जो है उनको मोटिवेशन नहीं मिलती, उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। खैर जी, आगे बढ़ते हैं। कोई और स्टोरी भी है हमारे पास आपके साथ शेयर करने के लिए। वो स्टोरी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बिल्कुल और सोलर एनर्जी के मंसूबे का आगाज कर दिया। इस साल खैबर जिला में 1100 स्कूल्स, 3050 मसाजिद और कारोबारी मराकज को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जा रहा है। अब 900 से ज्यादा मसाजिद और इबादत गाहें हर रोज 1.73 मेगावाट की बरकी ताकत पैदा कर रही हैं, जिससे महीने भर में करोड़ों रुपए की बचत हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, और खैबर की कौमी असम्बली के रुकन हाजी इकबाल आफरीदी ने इन तरक्याती इक़दामात की तस्दीक किया, और ये जो 900 मसाजिद का निमरा ने जिक्र किया, बेसिकली ये वो मसाजिद हैं या कारोबारी मराकिज़ हैं जिनमें ऑलरेडी सोलर एनर्जी लगी हुई थी, और उसके बाद से ये जो 1.73 मेगावाट की बिजली है वहाँ से उसकी बचत होती है, करोड़ रुपए की बचत होती है। लेकिन एक बात मैं निमरा आपको बताऊं, 2018 से पहले जो ज़िला खैबर की हम बात कर रहे हैं, ज़िला खैबर में ये प्रोजेक्ट्स होंगे, ये ज़िला खैबर फाटा में शामिल था, और 2018 के बाद ये केपीके में शामिल हुआ। और ज़िला खैबर में इस तरह की एक्टिविटी करना और बिजली की वास्ट एक्सपेंड करना, सोलर एनर्जी के ऊपर कन्वर्ट करना, ये बहुत ही हौसला अफजा खबर है। और इसके ऊपर मैं वज़ीर आला केपीके को और तमाम तरह वहाँ की जो इंतजामिया है उनको मैं क्रेडिट दूंगा कि जितना ज़्यादा आप फैसिलिटेट कर सकते हैं कबायली इलाकों को, जो कि पहले फाटा था अब वो केपी में शामिल हैं, उनको कीजिए, ताकि लोग समझें कि जब वो वफाक में शामिल हुए हैं और सूबे में शामिल हुए हैं तो उसके बाद उनको फैसिलिटीज़ किस हद तक मिल रही हैं, और इसी तरह वो टैक्स नेट में भी आहिस्ता आहिस्ता शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अगली कहानी शामिल कर लें। जी हाँ, अगली खबर शामिल करते हैं। और ये कहानी जो है ज़मीन के अंदरूनी दरख्ते यानी कवर की है, जो जमीन के कोर की कहानी है ये। जो अंदर कोर होता है, ठीक है, और जो जमीन के पहले से ज्यादा घूमने के बारे में मुसलसल कम हो रहा है। साइंसदानों ने हालिया तहकीकात में इसकी कमी की तस्दीक की है और बताया है कि अंदरूनी दरख्ते की यानी कि कोर की रफ्तार में तब्दीलियां 70 साला दौरानिये के साइकिल के मुताबिक होती हैं, और इसके असरात का सबब अभी तक मालूम नहीं हुआ। मगर कुछ माहिरीन ये भी कहते हैं कि ये मुमकिन है कि ज़मीन के मकनतीसी मैदान पर इसका असर होगा। बिल्कुल, और ये जो कोर है, जो अंदरूनी दरख्ता है ज़मीन का, ज़मीन की 3-4 जो लेयर्स हैं जो अंदरूनी है, दैट इज़ कॉल्ड कोर, तो उसकी जो रफ्तार है उसमें भी तब्दीलियां जो हैं, उसकी वजह से फिर ज़मीन में ज़लज़ले वगैरह, तूफानात ज़्यादा आ रहे हैं। जियो टेक्निकल कुछ प्रोसेसेस हैं, जियो तकनीकी प्रोसेसेस, मकनातीसी मैदान और फिर मौसमी तब्दीलियात पर असरअंदाज हो सकती हैं ज़मीन का, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है उसमें तब्दीलियाँ आ रही हैं, और उसी वजह से फिर हम लोग ये सारे मसाइल जो हैं वो देख रहे हैं। और ये तब्दीलियाँ ज़मीनी हयात और फिर जियोलॉजी के लिए अगर देखा जाए तो उसको भी, तमाम तर प्रोसेसेस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। और साइंटिस्ट जो हैं उनका जो जो स्टडीज़ हैं, जो रिसर्च हैं, वो इसकी समत मुतय्यन कर रहे हैं। अभी वो देख रहे हैं कि ये कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। बट हमें तो हसनैन, आपको पता है कि ये हमारे दीन ने, हमारे नबी ने बहुत साल पहले, 1400 साल पहले हमें बता दिया था कि किस तरह ज़मीन सिकुड़ेगी या एक्सपेंड करेगी, ज़मीन का क्या किरदार होता है, और रोज़े क़यामत क्या है, किस तरह से ज़मीन बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा, सूरज कहाँ से कहाँ आ जाएगा। वो तो हमें तो चीज़ें बहुत सारी पता भी होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अगली स्टोरी की जानिब चलते हैं निमरा, और पाकिस्तान में मोबाइल्स के हवाले से हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन की दरामदाद माली साल 2023 की निस्बत 24% उनमें इजाफा हुआ।
पाकिस्तान के मोबाइल फ़ोन की दरामदात माली साल 2023 में 24% से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और अगर इस माली साल में मोबाइल फ़ोन्स की बात की जाए तो 2023 था 24 में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। एग्जैक्टली, और 24 से 25 तक ज्यादा बढ़ चुकी है। दरामदात की कीमत में 1.8 बिलियन डॉलर, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 5 खरब 30 करोड़ रुपया बनते हैं, My God. पिछले साल से 233% ज्यादा हैं, जो जून 2024 में अकेला मोबाइल फोन की दरामदात में सिर्फ 7,278 अरब रुपए हुए थे। और मतलब वो ये फिगर्स ऐसे हैं जो कि एग्जैक्टली ये खरबों में पहुंच गए। खरबों में ये फिगर्स पहुंच चुके हैं, जो कि मई में इसके मुकाबले में 76.77% थे, और जून 2023 की अगर बात की जाए तो उसके मुकाबले में 419.90% वो बढ़ चुकी है। माली साल के मजमूई टेलीकॉम दरामदाद 2.366 बिलियन डॉलर्स, इतनी बड़ी आवाम, जो कि पाकिस्तानी 6 खरब रुपए से ज्यादा बनते हैं, और सालाना 147.36% इजाफा हुआ है। जून 2024 की बात की जाए तो टेलीकॉम दरामदाद में सालाना 233% का इजाफा देखा गया, जिसकी मजमूई कीमत आप कह सकते हैं 320 बिलियन डॉलर्स, यानी कि पाकिस्तानी 65 अरब रुपए रही। इतना पैसा है देखिए, इस मुल्क में, इतना ज्यादा पैसा है जो आप सिर्फ एक मोबाइल फोन पे खरीदते हैं। हर दूसरे इंसान के हाथ में आपने जरूर देखा होगा, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन सबसे महंगी कंपनीज के मोबाइल फोन है, जो कि 3-4 लाख रुपए उनकी एवरेज प्राइस है। उनके पुराने मॉडल्स की अभी जो चल रहे हैं, वरना लोगों ने ज्यादातर 7-7 लाख रुपए वाले भी रखे हुए हैं। एंड देन वी से कि हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा गुर्बत है। हमारे मुल्क में कोई गुर्बत नहीं है, बस कंसंट्रेशन किसी और तरफ है। आपको पता है कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इकदाम कर रही है सिंध गवर्नमेंट, और इस हवाले से हमारे पास अभी अभी खबर आई है कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो बच्चों की छुट्टियां हैं उनको 14 अगस्त से भी आगे कर दिया गया। कराची में गर्मी की वजह से वहाँ पे जो हबस थी उसकी वजह से जो बच्चे हैं उनकी केयर की जा रही है, और उनको ये सिंध गवर्नमेंट चाहती है कि वो अपने घरों में रहें, इंस्टेड के वो स्कूलों में जाएँ, और बहुत ज़्यादा गर्मी का शिकार हो तो उनकी छुट्टियां जो है वो एक्सटेंड कर दी गई। अच्छा, इसमें एक चीज मुझे होती है कि चले सिंध गवर्नमेंट ने, अभी मैंने रात में ये खबर देखी भी थी कि 14 अगस्त तक जो है छुट्टियां बढ़ा दी हैं। इतनी ज्यादा छुट्टियां होती हैं, तकरीबन हर महीने में हमारे पास कोई ना कोई या तो इस्लामिक इवेंट आ रहा होता है, या तो कोई दुनियावी चीजें हम मना रहे होते हैं, तो ऊपर से फिर छुट्टियां अलग से हो जाती हैं, गर्मियों की, सर्दियों की, तो बच्चे पढ़ेंगे कब? फिर एट द सेम टाइम मेरे जहन में ये भी आता है कि अगर बच्चे लेट्स से इस गर्मी में उनको स्कूल भेज दे तो अब वो भी मुमकिन नहीं है, तो इसका हल क्या हो सकता है? ये बड़ा एक कंफ्यूजिंग सा टॉपिक होता है। इस वक्त बच्चे बहुत सारे सुन रहे होंगे और वो कह रहे होंगे कि निम्रा क्या इतना ज्ञान बांट रही हैं, क्योंकि निम्रा हम सब जब बच्चे होते थे स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे, यूनिवर्सिटी टाइम पे, ये दुआएं कर रहे होते थे कि किसी तरह से वीकेंड के ऊपर छुट्टियां आए, जुमरात जुमे की छुट्टी आए, और फिर धरने हो जाते थे। किसी जमाने में क्या एक्टिविटी हो जाती थी, 2014 में तो मेरा पूरा साल जाया हुआ हम तो शुक्र पढ़ के घर बैठ जाते थे, यार के शुक्र है। तो बच्चों की सोचा जाए तो बच्चों के लिए अच्छा है, और पढ़ हम भी गए, बच्चे भी पढ़ जाएंगे, नथिंग टू वरी अबाउट। नहीं, ऐसा भी नहीं है। अब मतलब मेरे ख्याल में एक मैकेनिज्म होना चाहिए। पाकिस्तान में हो नहीं सकता ना, नहीं होना अगर चाहिए। एक जगह पे आप धरना देखेंगे, एक जगह पे अब गर्मी ज्यादा है, ऑब्वियसली उस पर आप एतराज भी नहीं कर सकते कि छुट्टियां नहीं होनी चाहिए, छुट्टियां बनती हैं। फिर उस पर ये होना चाहिए कि आपका स्केड्यूल इतना अच्छा होना चाहिए, पेरेंट्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको चाहिए कि किस टाइम से उन्होंने बच्चों को पढ़ाना है। टीचर्स को या तो ऑनलाइन की तरफ भी जा सकते हैं। खैर, यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करते हैं और जल्दी से वापस आते हैं। आपने हमारे साथ रहना। वेलकम बैक टू शो। अब हमारे पास खबर है, बड़ी दिलखराश खबरें आ रही हैं। गुजरांवाला से भी एक खबर आ रही है, और गुजरांवाला में बिजली के बिल पर होने वाले झगड़े में बड़े भाई ने छोटे भाई को कत्ल कर दिया। वाकया गुजरांवाला के इलाके प्रिंस रोड में पेश आया, जहां बिजली के बिल के पैसों पर दो भाइयों में झगड़ा हुआ। झगड़े में बड़े भाई ने छोटे भाई को कत्ल कर दिया। माय गॉड। और जो फिलहाल मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, और पुलिस का ये कहना है कि दोनों भाई मेहनत मजदूरी करते थे और एक ही मकान में रहते थे, मगर बिजली का बिल 10,500 रुपए आया था और उस पर झगड़ा हुआ। इस पे बड़े भाई ने छोटे भाई को कत्ल किया। राइट, देखिए निम्रा, ये एक मुआशी कत्ल है। क्या ये कत्ल बड़े भाई ने छोटे भाई का किया, मैं सवाल आपसे करता हूं, या फिर ये हुकूमत ने कत्ल किया? क्योंकि हम मेरे ख्याल पिछले 2 महीने से पीट रहे हैं कि बिजली के बिल आम आदमी नहीं दे सकता। जिस शख्स की सैलरी 20-25 हज़ार रुपए है, वो 20,000 का बिल देगा तो खाएगा कहाँ से, रहेगा कहाँ पे, बच्चों की फीसेस कहाँ से सबमिट करवाएगा? तो ये तो एक मुआशी कत्ल है। मुआशी कत्ल है, बिल्कुल आपने ठीक टर्म यूज किया हसनैन। मैं मतलब जब ये खबर देख रही हूँ, सुन रही हूँ, बोल रही हूँ, तो मेरे जहन में रह रहा है कि ये ख्याल आ रहा है कत्ल किसी ने किया है,
वो एक अलग डिबेट है, लेकिन कत्ल हुआ क्यों? हमारी भाई ने भाई स्टेट का की कत्ल ना, किया। भाई ने भाई का कत्ल किया, वो तो खून सफेद होने की अलामात, वो बिल्कुल उसको एक साइड पे आप रखें। और ये सोचो उसने कत्ल किया क्यों? क्योंकि उनका बिजली का बिल बहुत ज्यादा था, उस पर उनका कोई झगड़ा हुआ होगा, शायद एक ने कहा होगा तुम इतने पैसे दो, तुम इतने पैसे दो, जब नहीं हुए होंगे उनमें कोई तू तकरार हुई और इन दी एंड उसने कत्ल ही कर दिया। मुआशी कत्ल है ये हमारी हुकूमतें इसकी जिम्मेदार हैं। आप देखें कि हमारी हुकूमतों की वजह से इतने ज्यादा बिल्स आने लगे हैं जहां पे लोग या तो खुदकुशी कर रहे हैं या एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। और हमारे हाँ ये फिर हमें ये डिबेट दी हमारे सामने आती है कि हमारा मुल्क गरीब है, कर्जे लेके आप लोग कहाँ छोड़ रहे हैं, क्या हो रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। हमेशा आवाम को ये बेवकूफ बनाया जाता है कह के कि IMF से हम लोगों का ये वाला मुआहदा तय पा जाए, उसके बाद बिल्कुल सब कुछ ठीक है, ऑल इज गोइंग टू बी वेल। ये वेल है हमारे सामने जहां पे आवाम 10,000 रुपया बिल पे नहीं कर पाते, गरीब, और वो फिर एक दूसरे बड़ा को अनफॉर्चुनेट है। और देखें, बिल की बात नहीं है सिर्फ, ये पूरी 10, 12, नेशन की 18,000 बात है। आप देखिए, IPPs के ऊपर हम बात करते हैं, वहाँ पे कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। हम बिजली के बिलों के ऊपर बात करते हैं, वहाँ पे कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। हम महंगाई के ऊपर बात करते हैं, वहाँ पे कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। और अल्टीमेटली निम्रा, इस तरह के वाकयात में आपको दिन ब दिन इजाफा होता हुआ नजर आएगा। जाहिर क्योंकि हसनैन हम लोग तकरीबन हर रोज कोई ना कोई ऐसी खबर जी शामिल हाँ, कर बिल्कुल, रहे हैं क्योंकि और गवर्नमेंट कुछ कंट्रोल नहीं कर रही ना, कंट्रोल नहीं कर रही है। unfortunately। बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं, अभी आप छोटा सा घर है 2-3 मरले का, उसका बिल आराम से आ रहा है 20,000, 25,000, 30,000 रुपया। या खुदा के और बंदो, वहाँ पे जो सैलरी 3 पता की जाए मरले तो 30,000 रुपया होगी। सैलरी उस शख्स की पता की जाए तो 30,000 रुपया होगी। 30,000 रुपया भी बहुत हसनैन, अगर उसकी अच्छी जॉब है तो होती है इस मुल्क में। अनफॉर्चुनेटली 30,000 रुपया शायद आप अगर किसी ऑफिस में किसी पोस्ट पे हैं तो आपका 30,000 रुपया होगा, वरना तो आम आदमी तो 10,000 रुपया भी नहीं कमा पाता है महाना। और वो बेचारे गरीब लोग कैसे सरवाइव करेंगे, तो सोच सोच के रह रहे हैं कि ये इस ख्याल हवाले आता से है। निम्रा, हमारे साथ एक और अफसोसनाक हमारे पास खबर है, क्योंकि हमने इस पूरे स्टोरी मामले पे पे रिपोर्ट करना वहाँ था पे जी। रिपोर्ट करना था। मियां आबिद साहब ने, जो कि हमारे ब्यूरो चीफ हैं गुजरांवाला से, रात को हमारी उनसे बात हुई, वो बिल्कुल सही सलामत थे, लेकिन उन्होंने बल्कि मैं अनफॉर्चुनेट प्रोग्राम में है। ज्वाइन करना जी हाँ, था। आज उन्होंने ज्वाइन भी करना था, इनके घर भी जाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि मियां आबिद साहब रज़ा इलाही से वफात पा गए। हमारी ताज़ियत उनके साथ भी है, उनकी फैमिली के साथ भी है, उनके तमाम तर लवाहिकीन के साथ भी है। जब भी मियाँ साहब आते थे, बड़े अच्छे अंदाज से गुजरांवाला के मसाइल को हमारे सामने पेश करते थे, और मियाँ साहब गुजरांवाला की एक आवाज़ थे। और ये एक बहुत बड़ा नुकसान है गुजरांवाला के लिए, ABN फैमिली की जानिब ABN न्यूज़ से। आप के लिए भी सब के नुकसान लिए है। मतलब हमारे लिए अब इज़हार हमदर्दी है जो उनके अहले खाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस खबर के साथ ही जब आपने सुबह ये बताया, मुझे तो अभी पता चला कि वो रज़ा इलाही से वफात पा चुके हैं, क्योंकि रात तक बिल्कुल जी हाँ, सूरत हाल मुझे खुद नॉर्मल थी। सुबह 8-9 तो बजे अवैस साहब ने बताया। बिल्कुल ऐसे ही है। खैर, दो खबरें एकदम से अफसोसनाक आ गई। एक तो हमारे रिपोर्टर की, फिर उसके बाद ये खबर कि भाई ने भाई का कत्ल कर दिया। कुछ रोज पहले आपने देखा होगा कि हमारे पास एक्टर्स वगैरह आते रहे, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान के एथलीट्स हमारे साथ आते रहे, उन्होंने ये आके रो के कि हम लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे। सोचें, एथलीट्स वगैरह, स्पोर्ट्समैन या एक्टर्स, इनको हाईली पेड कंसिडर किया जाता है ममालिक में। एग्जैक्टली उनकी निम्रा, ये थोड़ा सा सूरत है। आगे चलते हैं। अब जिस तरह मैंने जिक्र किया था कि गुजरांवाला में एक अफसोसनाक वाकया और कराची में please, भी। हाँ। कराची के इलाके मंगू पीर में जिरगे के फैसले पर पसंद की शादी करने वाले जोड़े को कत्ल कर दिया गया। My पुलिस God। हुक्काम के मुताबिक आदिल और सायरा के कत्ल में वालिदैन की मर्जी भी शामिल थी। मकतूला की माँ और खाला ने भी कत्ल में सहूलतकारी का काम सर अंजाम दिया। अस्तगफिरुल्लाह, ये नामुमकिन सी खबरें हैं। खैर, कत्ल से जो मकतूला की माँ और खाला जो है वकुआ पर वो मौजूद थी, और मुलजिमान के घर उनको जो है वो अंदर बुलाया, फायरिंग की, और फायरिंग में मुलविस मुलजिमान भी मकतूलिन के करीबी अजीज थे। और ये जो मकतूलीन है, इनके अहले खाना ने मुकदमा दर्ज कराने से भी इनकार कर दिया। और इसके अलावा कुछ अरसा पहले गुजरांवाला में भी नाज़रीन पसंद की शादी करने वाले जोड़े को कत्ल किया गया था, और उसके साथ ही लड़के की वालिदा को भी कत्ल कर दिया गया था। ये खबर एक तो अभी हमने कराची से शामिल की है, कुछ रोज पहले ये गुजरांवाला की खबर है। पसंद की शादी करना, गैरत के नाम पे कत्ल कर देना, ये पता नहीं फिर कहाँ का इंसाफ है कि अगर कोई पसंद की शादी कर लेते हैं तो आप उसको कत्ल कर देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है निम्रा कि आप देखिए कि जिरगे के फैसले के बाद ये फैसला किया गया। हाँ। मतलब जिरगा बैठा, उसने फिर ये फैसला किया कि इनको कत्ल कर दिया जाए। हालांकि हमारा दीन जो इस्लाम है उसमें ये इजाजत है, हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया है पसंद कि की शादी आपने की है हमारे नबी ने। बेटे की भी और बेटी की भी दोनों की रजामंदी शामिल करनी है। और अगर वो रजामंद नहीं होंगे तो आप उनकी शादी उस जगह पे नहीं कर सकते। पसंद का लेकिन हम हुक्म पता है नहीं, हसनैन, हम हुक्म पता दिया नहीं। गया कि आप पसंद करके करें, क्योंकि आपकी जिंदगी है। और पसंद से हमारे यहाँ उसको एक गलत रंग दिया जाता है। पसंद से मुराद
कि आप बात करें, देखें, अगर आपको पसंद आती है, फैमिलीज को एक दूसरे की फैमिलीज पसंद आती है तो उसके बाद शादी की जाए। पसंद की शादी ही एक्चुअली दीन हमें कहता है। एक तो हमने पसंद की डेफिनेशन गलत बना दी है, फिर उसके बाद सजाएं और ये जजाएं, ये क्या चल रहा है इस मुल्क में। खैर, इसमें बातचीत करने के लिए एडवोकेट अदनान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। अदनान साहब, आवाज आ रही है? अदनान साहब? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। जी, ओके ओके। अदनान साहब, ये बताइएगा कि जिरगे के फैसले के बाद ये कत्ल किया गया है, कानून इसके बारे में क्या कहता है? ये फैसले की क्या हैसियत होती है? देखिए जी, कानून के मुताबिक इसकी कोई भी हैसियत नहीं है, क्योंकि जिरगा को 20 साल पहले सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है कि वो उसकी कोई नहीं है। ये मतलब जिरगा जो है ये बिल्कुल गैर कानूनी है और उसकी कानूनी कोई भी हैसियत नहीं होती। अब क्योंकि लोग जो है ज्यादा स्पीडी इंसाफ चाह रहे होते हैं, वो चाह रहे होते हैं कि भाई हम कोर्ट कचहरी के जो मामलात हैं उसमें ना जाएं और हम जो है वो जल्दी से इंसाफ हमें मुहैया हो जाए। क्योंकि फिर ये होता है कि सबसे पहले जो पार्टी को जाना पड़ता है वो पुलिस के पास जाना पड़ता है कि वही एफआईआर लॉ जो, फिर प्रोसिक्यूशन चलती है, फिर आपकी जुडिशरी इन्वॉल्व हो जाती है, कोर्ट का अदालत का निज़ाम हो जाता है। तो इस निज़ाम के अंदर इतना डिले हो जाता है कि लोग जो है वो फौरन इंसाफ चाह रहे होते हैं और इस फौरन इंसाफ की वजह से जो है ना लोग ये शॉर्टकट ढूंढते हैं जिसकी कानूनी कोई भी हैसियत नहीं होती। जी अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा कि अब पसंद की शादी करने वाला जोड़ा, उसकी तो कत्ल हो गया, लेकिन उनके अहले खाना अदालत ही नहीं जा रहे, कार्रवाई ही नहीं करना चाहते, तो ये केस को किस तरह आगे बढ़ाया जाएगा? वैसे तो ये पूरा मुआशरा, जिरगा, उसके अहले खाना, जो उसके रिश्तेदार शामिल थे, सारे ही तो मुलजिम में शुमार किया जाएगा उनको। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, अब जो भी इस वाकये के अंदर जो भी साजिश के अंदर शामिल होगा वो तमाम के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होती है। ये ऐसा नहीं होता कि ये देखिए, अब जिसने जिसने कत्ल किया या जिसने कत्ल की साजिश की, दोनों बराबर के जो है ना उसमें शरीक होते हैं। ऐसे नहीं होता कि ये कार्रवाई एक तरफा होगी या एक तरफ होगी। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि उसमें तमाम जितने भी लोग हैं, जैसे कि अभी जिरगा के फैसले के बाद ये जो कराची के अंदर जो कत्ल हुआ है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, और उसमें जितने भी फूफी या खाला जो भी आ रही है वो तमाम के तमाम लोग जो है वो इस जुर्म के अंदर जो है वो इन्वॉल्व है। जी अच्छा अदनान साहब, ये जो गैरत के नाम पे कत्ल होता है, ये जो ऑनर किलिंग होती है, इसकी मुतादिद खबरें हमारे सामने बार बार आती रहती हैं, वक्तन फवक्तन कोई ना कोई नया केस सामने आ जाता है। तो कानून में इसकी क्या सजा होती है? जो भी मुलव्विस है, जिसने कत्ल किया, या जो मुलव्विस है उनकी भी? देखिए, हमारे यहाँ एक बड़ी बदकिस्मती ये जो कारोकारी या जिरगा के अंदर जो भी सजा के जो मुस्तहिक होते हैं ना, सपोज करें कि पहले हम ये कहते थे ये वो कस्टम्स और वैल्यूज जो हमारे जो छोटे गांव है वहां पे जो है ये सिस्टम चल रहा है, लेकिन अब जिरगा का सिस्टम अब कराची तक फैल गया है। अब केपीके के अंदर देखें आप, चाहे आप बड़े शहरों पाकिस्तान की मेट्रोपॉलिटन सिटी में चले जाए, वहां पे जिरगा का सिस्टम अभी आपके पास ये रिसेंट मिसालें मिलती है। मसला यहाँ पे आता है जो जिरगा करने वाले हैं ना उनको सजा नहीं मिल रही। अब जो मुलजिम और जो लोग जो इससे अफेक्टेड हैं उनको चलो वो अगर वो आ भी जाते हैं, बाज़ औक़ात ये होता है कि उनको सजा मिल भी जाती है, लेकिन जो जिरगा करने वाले लोग हैं उनको कोई भी सजा नहीं मिल रही और ना ही हमारा सिस्टम उसको कोई जो है ना अभी तक गैर कानूनी अनाउंस करना और गैर कानून का आपने सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट का भी जिक्र किया अदनान साहब। ये तो अदनान साहब, फिर कानून इसके बारे में कुछ नहीं कहता? कानून में तो होगा ना कि जिरगे वालों को ओवरऑल कितनी सजा मिलनी चाहिए, उन सबके सबको? ये कम से कम 20 साल उनको सजा है जो जिरगे में मौजूद है सबको। ठीक है। अब लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आप देखें ना, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है, वहां पे हमारे पास मौजूद है तमाम चीजें कि जिरगा, यानी कि आप क्या कह रहे हैं, एक मुल्क एक अदालती निजाम जो आईनी निजाम हमारे पास मौजूद है उसको हटा के आप एक और निजाम ला रहे हैं जिससे जो गैर कानूनी है। अब उस मतलब आप क्या कह रहे हैं कि एक जुडिशरी सिस्टम चल रहा है, एक जुडिशरी सिस्टम के अंदर होते हुए आप एक और निजाम बना रहे हैं जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। डेफिनेटली आप उसको सजा दे सकते हैं, उसको सजा आनी भी चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई लैंडमार्क डिसीजन नहीं आया जिससे इसको डिस्करेज किया जाए। अब क्योंकि लोग जो है वो इतने उनको इल्म नहीं है, उनकी तालीम इतनी नहीं है कि वो इस बात को समझ सके कि ये चीजों को हम किस तरह डील करें। लोगों के ज़हन में सिर्फ एक ही चीज है, वो ये कि स्पीडी जस्टिस चाहिए हमें। एक जो है ना शफाफ तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन हमें जल्दी जल्दी इंसाफ चाहिए।
तो जल्दी इंसाफ के चक्कर में ये हो रहा है जो आपके सामने। अच्छा अदनान साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब यहाँ पे घर वाले भी इन्वॉल्व हैं, उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जिरगे में फैसला करने वाले भी इन्वॉल्व हैं। ज्यादा जुर्म किसका है? क्योंकि फैसला करने वाले तो अक्सर बच जाते हैं और फिर घर वाले फंस जाते हैं, या जो लोग जिरगे में गए थे फंस जाते हैं, लेकिन जिरगे वालों को कोई नहीं पूछता। इस केस में किसको ज्यादा सजा मिलेगी, घर वालों को या जिरगे में वो जो 4-5 लोग हैं फैसला करने वालों को? लेकिन दोनों फर्किन को, जी जी, हमारी बदकिस्मती है हुसैन साहब, हमारी बदकिस्मती ये है कि जो वो इतने पावरफुल, जी हसनैन साहब, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि इसमें जो है ना, वो ज्यादातर जो हमारे जिरगे करने वाले लोग हैं वो इतने इन्फ्लुएंशियल कि उनको जो है ना, उन तक कानून की रसाई पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि वो लेजिस्लेशन का हिस्सा होते हैं। वो असेंबली में बैठे हुए लोग MP MNA होते हैं, जिनको यानी कि हम तस्वर भी नहीं कर सकते। ठीक हो गया अदनान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन हज़रात, ये 2 वाक़यात थे, एक गुजरावाला में और एक कराची में। दोनों ही वाक़यात इस वक्त बड़े तशवीश का इजहार में इसमें कर सकते हो अपनी सोसाइटी के हवाले से, और उम्मीद करते हैं कि इस तरह के वाक़यात ना हों, क्योंकि बड़े ही दिल खराश वाक़यात हैं। और आप सुबह सुबह इस तरह के जब वाक़यात सुनते हैं तो यकीन मानिए कि इसका असर पूरे दिन में रहता है। यहाँ पर वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे मुल्की सियासत के हवाले से, और मुल्की सियासत बानी PTI के इर्द गिर्द घूम रही है। बानी PTI इमरान खान से लाहौर पुलिस की तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है, जबकि इमरान खान ने पंजाब फॉरेंसिक टीम को टेस्ट देने से इनकार कर दिया। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा का कहना है कि बानी PTI ने 9 मई के हवाले से कोई एतराफ़ नहीं किया। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने पीका के तहत ट्रायल के लिए इस्लामाबाद में खुसूसी अदालतें तश्कील दे दी हैं। PTI रहनुमा रऊफ हसन और दीगर ट्रायल पीका एक्ट के तहत कायम करने वाली अदालतों में ही होंगे। पीका जो ट्रायल पीका एक्ट के तहत कायम होने वाली अदालतों में ही होने का इम्कान है। गिरफ्तारियों या फिर छापों और मुकदमात के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट के सामने भूख हड़ताल भी कल हमारे सामने आई। बहुत सारे लोग उस पर बल्कि तंज भी कर रहे हैं कि ये कैसी भूख हड़ताल है जो लंच के बाद स्टार्ट हुई और डिनर से पहले पहले खत्म हो गई। इस पर बातचीत करने के लिए आमिर इलियास राणा साहब हमारे साथ मौजूद है। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम। आमिर साहब, सबसे पहले तो बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने लगी है, क्योंकि हमने हुकूमत का भी यू टर्न देखा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी ये करना शुरू हो गई है। देखें, हुकूमतें अपोजिशन में हो, लोग हुकूमत में हो, उनके बयानात मुसलसल आते हैं, बदलते हैं, और अभी एक कांस्टेंट पोजीशन है गवर्नमेंट की कि आर्टिकल 6 भी लगाना है और हमें ये भी करना है कि PTI पे पाबंदी लगानी है। और उन्होंने ये वक्त ऐसा था जब हल्फिया बयानात लिए जा रहे थे और लोगों के जहन में ये मौजूद था, और PTI की लीडरशिप ने भी कहा कि ये सिर्फ हमारे बंदे तोड़ने के लिए बात हो रही है। प्रेशर तो डाला गया, और असल इशू ये नहीं है कि हुकूमत पाबंदी लगा दे, लग जाएगी। आज कैबिनेट करें और उसमें अप्रूवल दे दें, पाबंदी लग गई। लेकिन उस पाबंदी को सस्टेन सुप्रीम कोर्ट से कराना है, उसको अपहेल्ड कराना है कि ये फैसला दुरुस्त है कानून की निगाह में। क्योंकि जहां आइन ने लिखा है कि गवर्नमेंट ये वफाकी काबीना पाबंदी लगा सकती है, वहीं लिखा है कि फिर इसको सुप्रीम कोर्ट से आपको 15 दिन के अंदर रेफरेंस भेज के अप्रूव कराना है, और उस वक्त तक वो पाबंदी नहीं होती जब तक सुप्रीम कोर्ट उसे ओके ना कर दे। तो ये हुकूमती हलकों में भी पूरी तरह मौजूद है, और हुकूमत के इत्तेहादी जमातें उनसे भी है। सदर आसिफ अली जरदारी को इनकी लीगल टीम जाके ब्रीफ करके आई हुई है। तो आर्टिकल 6 पे तो सबकी हम मांगी मौजूद है कि जी वो तो चूंकि चीफ जस्टिस ने एक कोर्ट बनानी है 1976 के एक एक्ट के तहत, और वो 3 हाई कोर्ट के जजेस पे मुश्तमिल होनी है, जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ के लिए हुआ था। तो जो ये है, ये सुप्रीम कोर्ट में जाना है। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं कि जी पहले सोच लें, देख लें, आपने कह भी दिया, सब कुछ है, लेकिन क्या आप सुप्रीम कोर्ट में जो क्वेश्चनिंग होनी है उसके लिए तमाम एविडेंस इकट्ठा कर चुके हैं कि वहां ये आपका रेफरेंस सस्टेन कर जाए? तो फिर ये भी हुकूमत टाइम इसलिए ले रही है ताकि खुद को सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रिपेयर कर सके, ना कि इसलिए कि उन्होंने यू टर्न ले लिया या वो अपने इरादे से पीछे हट गई, राइट? नहीं, वो दोनों तरफ से काम कर रहे हैं। उनके जहन में मौजूद है कि अगर हम कामयाब हो जाएं कि हमारे पास इतना है मवाद तो कर ले, अदरवाइज इत्तेहादी जमातें ही कुशन दे रही है ना कि पहले सोच लें, देख लें, हमसे मुशावरत कर लें। तो फिर वो ये कंसेंसस बन जाए कि जी नहीं करना, तो वो कहेंगे कि हम तो हुकूमत एक इत्तेहादी हुकूमत है,
और हमारे इत्तेहादी नहीं मान रहे, इसलिए हम पीछे हट रहे हैं। तो ये बैक ट्रैक करने का प्लान, मैंने जैसे कहा ना, हुकूमत और अपोजिशन सबके पास होता है। इमरान खान उसे यू टर्न कर लेते थे, आज ये इसको मुशावरत का नाम दे रहे हैं। यस, होगा क्या, ये चंद दिनों में क्लियर हो जाना है। ठीक हो गया। अच्छा राना साहब, एक तरफ इमरान खान ने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए सहाफ़ियों से इस बात का इतराफ़ किया कि हम GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। दूसरी जानिब देखिए जाए तो वो बहुत ज़्यादा पुरतशद्दुद हो गया। अब नून लीग एक बयानिया बना रही है, मरियम नवाज़ ये बयानिया बना रही हैं, ये अता तारड़ ये बात कर रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो ये इतराफ़ सुन चुके हैं, माफ़ी मिलनी चाहिए। 200 से ज़ायद अमलाक के ऊपर नुकसान हुआ, फिर कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमले की बात की जा रही है, या यादगार शुहदा को जलाया गया। तो ये एतराफ़ से माफ़ी तक का सफ़र क्या तय होगा, ये नून लीग की ख्वाहिश ही रहेगी? देखिए, ये एतराफ़ या बयानिया इस तरह है कि इमरान खान को किसी ने मजबूर तो नहीं किया था कि वो सहाफ़ियों के पास खड़े होकर कहें कि मैंने कहा था GHQ पे जाना अगर मुझे अरेस्ट करने और पुरअमन एहतजाज करना। उसको बाबर अवान ने वहां पे कुछ रीफ्रेज करने की कोशिश की, तो उसको इमरान खान ने 2 दफा आके कहा कि नहीं, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। पूरी PTI लगी हुई है कि वो एतराफ़ी बयान नहीं है। भाई आप इस बात को छोड़ दें कि GHQ का लफ्ज आया, क्या उन्होंने गुड टू सी यू सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ये नहीं कहा था कि मुझे अगर कमांडोज पकड़ेंगे, मेरे लोग कंटोनमेंट्स में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? क्या ये बात आज की है? ये उसी वक्त की बात है। तो इन दोनों पहलुओं को अगर आप मिलाएं तो उसमें गवर्नमेंट का तो काम बनता है ना कि भाई हाँ, हम बोले। मरियम नवाज ही नहीं, सबसे पहले कल सुबह शहरी रहमान का बयान आया था, फिर मरियम नवाज का आया, फिर खुर्शीद शाह का आया। जाहिर है वजीर इत्तलात का तो काम ही है, वो तो अनाउंसमेंट पहले ही कर चुके, वो कह चुके कि हम इन्हीं इशूज के ऊपर आर्टिकल 6 भी लेके जाएंगे, पाबंदी भी लगाएंगे पार्टी के ऊपर। उन्होंने 4 चीजें कही थी। इसीलिए अब इमरान खान का बयान उनकी जुबानी आ चुका मीडिया के सामने। अब परसों वो फिर मिलेंगे सहाफियों को, वहां असद कैसर का बयान भी दिया जाएगा, वहां सलमान अकरम राजा की भी गुफ्तगू। सहाफी ही सवाल करेंगे ना, जी आप बयान देते हैं, आपकी पार्टी आपसे हटती है, बताएं आप ठीक हैं या वो हैं? क्योंकि वो तो कह रहे हैं ना कि एतराफ ही नहीं किया। ये सहाफियों ने हर तरफ ओपन कहा कि इमरान खान ने ये बात कही। किसी ने ये नहीं कहा कि इमरान खान ने कहा कि पुरतशद्दुद। उन्होंने जो लफ्ज इमरान खान ने इस्तेमाल किए वही सहाफियों ने पहुंचा दिए कि पुरअमन। अब बात यह है कि पुरअमन तो ये धरना भी लेके आए थे 14 में, पार्लियामेंट हाउस पे भी हमला किया था, उसकी दीवारें तोड़ रहे थे, PTV में भी घुस गए थे, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी चले गए थे, और कब्रें भी अलामती जमहूरियत की बनाने चल पड़े थे, आपको पता है। लेकिन आमिर साहब, आपने सलमान अकरम राजा की बात की, तो कल के बयान में उन्होंने साथ ये भी कहा कि कमीशन वगैरह बनाया जाए, जो किरदार हैं जिन्होंने ये सब किया उनका फिर तायुन किया जाए, उनको सजा दी जाए। ये तो बड़े अरसे से PTI मुतालबा कर रही है। खान साहब ने ये भी कहा कि जिन लोगों ने, और उन्होंने फौज के ऊपर इल्जाम लगाया कि ये उन्हीं ने CCTV फुटेज गायब की है। अब बस ये है कि उनका में अरेस्ट कर लिया गया है लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की तरफ से, जब उनकी बेल बिफोर अरेस्ट रिजेक्ट कर दी गई। अब उनका पॉलीग्राफ टेस्ट भी, यानी वो सच और झूठ के दरमियान का जो है उसका, और 2 और टेस्ट होने थे, वो कल उन्होंने नहीं दिए। अब वो कानून की जरूरत है, उनका रिमांड एक्सटेंड होगा, उसके अंदर वो कहेंगे कि हमें तो हर सूरत में लेना है। और ये बयान उनका, ये और उनके लिए इस सेंस में मुश्किल डालेगा कि आप एक तरफ तो ये मान गए ना कि GHQ मैंने कहा था लोग चाहिए नहीं, आपकी गुफ्तगू हुई, प्लान हुई। फेडरल गवर्नमेंट यही कह रही है, कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस, फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस, फिर DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो यही बोल बोल के कह रही हैं कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं। अब ये सबूत जब अदालत में फाइनल मरहले में आ रहे हैं, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, क्योंकि फौजी ट्रायल का इमरान खान साहब ने खुद खदशे का जाहिर किया कि ये मुझे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से फौजी ट्रायल पे ले जाएंगे। अब उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का स्टे मौजूद है, या वो उड़ा दें या रख दें। मैं और आप तो सिर्फ देख ही सकते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है, और वो फैसला कर दे तो फिर बात हो सकती है, उसके ऊपर फेयर कमेंट भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट की आपको पता है एक तारीख है कि ऑरेंज ट्रेन लाहौर में बन रही थी, 1 साल स्टे, फिर जब फैसला महफूज किया तो 9 महीने उसके ऊपर जवाब ही नहीं दिया। वो उस वक्त एक प्लान मौजूद था कि ऑरेंज ट्रेन ना बन सके। इलेक्शन में अगर शहबाज शरीफ लाहौर में बना रहे हैं, उसका फायदा जाहिर है उस वक्त की गवर्नमेंट को होना था, वो साकिब निसार साहब और उनके हमनवा जजों ने नहीं होने दिया। बिल्कुल, तो पूरी तारीखें मौजूद है। बिल्कुल आप ठीक बात करें। आमिर साहब, ये बताएं कि आपको फिर क्या लगता है, ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि इमरान खान बड़ा स्मार्ट इंसान है, उसने बड़ा सोच समझ के ये बयान दिया है, अब वो अपने राहें हमवार करवाना चाह रहा है माफी के लिए, आपकी भी यही राय है? देखिए, ख्वाजा आसिफ ने जो बात की, तो फिर इमरान खान को फौज ने तो बराह रास्त कहा है ना कि आप माफी मांगिए, यानी जुर्म कबूल कीजिए और फिर सियासतदानों से बात करें। तो ठीक है, अगर वो इस तरफ जाना चाहते हैं, और हो सकता है वो बिल्कुल ही एक 360 डिग्री का यूटर्न ले लें,
मतलब मुझे और आपको उनके परसों के बयान का इंतजार करना होगा कि वो परसों जब सहाफियों को मिलेंगे तो क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ लीडरशिप कोई टाइम नहीं लगाती किसी भी बयान से। ख्वाजा आसिफ भी कुछ और बात कर देंगे, मेरा मतलब ये था, मेरा मतलब वो था। लेकिन खान साहब को अब किसी हतमी मरहले पे जाना है इस मामले पे, क्योंकि उनको अगर ये फीलिंग आ गई है कि मेरा ट्रायल मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, तो उनको ये खौफ मौजूद है, क्योंकि उनको बहुत सारी अच्छा चीजें राना साहब, क्या बकौल उनके आपके उनको पता कहने चल से मैं ये जाती भी हैं, ड्राइव उनको कर इत्तला मिल सकता हूँ कि जाती है। इमरान खान साहब मिलिट्री ट्रायल से बचने की कोशिश कर रहे हैं, इसी वजह से कमीशन का राग अल्पाया जा रहा है, क्योंकि कमीशन की तरफ मामला जाते हैं तो कमीशन यहाँ पे पाकिस्तान टूटने के भी बने और हर जगह पे कमीशन बनते हैं, उनका रिजल्ट सामने नहीं आता, अगर आता भी है तो कंट्रोवर्शियल हो जाता है। नहीं, देखिए कमीशन की बात तो वो कह रहे हैं ना, उसको रिजेक्ट किया गया। इस पे आईएसपीआर में बराह रास्त सवाल हुए कि जो उनका मुतालबा है, उन्होंने कहा हमारे पास एविडेंस मौजूद है। कमीशन तो उसके लिए होता है जब कुछ जांच ना हो। अब ये बात है कि क्या इमरान खान आगे फर्दर बढ़ेंगे इस बयान के बाद कि जी मैंने कह दिया कि मैंने लोगों को पुरअमन एहतजाज का कहा था, आप उनको ट्रायल करें। जिन्होंने पुरतशद्दुद एहतजाज किया, ये बात वो पहले भी कह चुके कि मैंने नहीं कहा था कि पुरतशद्दुद करो, लेकिन फौज की डिमांड है कि आप इतराफ करें कि आपने ये खुद प्लान किया। और वो ये इस हद तक आ गए कि मैंने, जब मुझे मार्च में 2 दफा अरेस्ट करने की कोशिश की गई, तो मैंने कहा था कि जब मुझे पकड़े तो तुमने जीएचक्यू के बाद पुरअमन एहतजाज करना है, जहां से मैंने स्टार्ट किया था। कि वो तो कह चुके कि जब मुझे कमांडोज पकड़ेंगे तो हमारे लोग कंटोनमेंट्स में नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे। तो बात सीधी सी है कि इस वक्त तक कोई रास्ता बन नहीं रहा, अल्लाह करे कि बने, क्योंकि हमें अवाम की बात करनी चाहिए। सियासतदान हो, हुकूमत हो, सब एक दूसरे के गिरेबान पे पड़े हुए हैं। आम आदमी का टैक्सों से बुरा हाल है, क्योंकि हमारी जो सियासी और माशी अबतरी है उसने किसी के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। हम दुनिया में मजाक बन के रह गए हैं। और इस तरफ हमारा कोई लीडर, चाहे वो हुकूमत में बैठा है चाहे अपोजिशन में बैठा है, बड़ा कदम लेने को तैयार नहीं। शहबाज शरीफ ने, आसिफ अली जरदारी ने 2 दफा ट्राई की है ये कह के कि बातचीत करे पीटीआई की क्यादत। वो हर दफा कहते हैं आपसे क्यों करें, आपसे हमने मौसम का हाल पूछना है, हम तो उनसे बात करेंगे जिनके पास ताकत है। अब आज जब से अता तारड़ का ये बयान आया कि हम पीटीआई पे बैन करेंगे, तो आपको पता है पीटीआई के तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जी 2 हफ्ते पहले तो ऑफर कर रहे थे और अब हमें ये कह रहे हैं। भाई उस ऑफर के बाद आपने अडयाला जेल में कहा था ना कि शहबाज शरीफ से मैंने मौसम का हाल पूछना है। लिहाजा जब आप हर चीज को रिजेक्ट कर देते हैं तो आगे तो बढ़ना ही है ना, काम को पीछे नहीं जाना। तो ये अब पीटीआई के सोचने का काम है कि वो अपनी सियासी मकबूलियत को कबूलियत के लिए कैसे मनवाती है, रास्ता अपने लिए पॉलिटिकल कैसे निकालती है। इस वक्त सवाए अदालतों के जो उनको रिलीफ मिला है, बाकी कोई चीज उनकी हक में नहीं जा रही कि वो आगे बढ़ सके। सही। अच्छा आमिर साहब, ये जो क्रैकडाउन हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, मरकजी सेक्रेटेरिएट वाली कहानी कल हमारे सामने आई, हसन रऊफ वाली कहानी हमारे सामने है। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो है वो ऑर्डर मौजूद है, पिछली बार सेक्रेटेरिएट को खुलवाया गया था, तो ये इस क्रैकडाउन की जरूरत है, हुकूमत ठीक कर रही है? नहीं, वो दोबारा खोल देगी हाईकोर्ट, अदालतें इसीलिए काम में होती हैं, वो देखेंगी अगर ये गलत लेकिन फिर नोटिस है। हुकूमत को बंद करने की क्या जरूरत पड़ी है जब पता है कि खोलना ही है, क्योंकि सरजनिश तो उनकी हो भी चुकी है बल्कि पहले। देखें, आपने सवाल किया, मुझे जवाब तो पूरा कर लेने दें। जी आप जी जरूर बोल लें जरूर। फिर। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब एक बात वाज़े तौर पे आ गई कि गवर्नमेंट ने दोबारा फैसला किया नोटिस दे के इंक्रोचमेंट्स का, उनके लोगों को पकड़ा, पीका एक्ट जो बाबर सत्तार साहब ने जो तरीकाकार बताया था जून में अपने फैसले में, उसके मुताबिक अदालत बनाई जा रही है और वो केस रऊफ हसन का अलग चलेगा। ये अलग है कि ये सेक्रेटेरिएट बंद ठीक हुआ। अब अदालतें, आपको पता है, शाम में नोटिस ले लेती हैं, दोपहर को दरखास्त जमा होती है, तो कोई ऐसा मसला नहीं। इंसानी हकूक के लिए हमारी अदालतें तो बहुत फ्लेक्सिबल हैं, तो हमें एतबार करना चाहिए ना कि जब वो फैसले कर रही हैं। कल भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 10 घंटे लोगों को बिठाने पे कितना लताड़ा है इस्लामाबाद पुलिस को, जी एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को। तो ठीक है, अच्छी बात है, अगर गवर्नमेंट गलत करती है तो इसीलिए अदालतें मौजूद होती हैं कि वो बुलाएं और पूछें। अच्छा राना साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हमने देखा मुहर्रम से पहले हर इंडस्ट्री आपकी हड़ताल पे जा रही थी और वो मुहर्रम का वेट कर रहे थे। अब अगर आपकी इंडस्ट्री सारी हड़ताल पे होगी, महंगाई की सूरत हाल आपके सामने, बिजली के बिलों की सूरत हाल आपके सामने, तो इस सारी सिनेरियो पे हुकूमत और ये सारी चीज़ें ये अगर चलती रही तो हालात तो और पस्ती की तरफ जाएंगे। जा रहे हैं और कितनी पस्ती पे जाएंगे। आम आदमी के पास तो एक वक्त की रोटी के पैसे नहीं है। तनख्वाहदार के ऊपर ये टैक्स नहीं, हुंडा टैक्स है जो इस वक्त इन्होंने मजीद बढ़ाए हैं। मैं आपसे यही बात कह रहा था कि देखें, हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई में आम आदमी पिस गया है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अगर ताजिर कर रहे हैं, वैसे तो कल एक इस लिहाज से अच्छी खबर आई कि उन्होंने फिक्स टैक्स रिजीम को मान लिया है। गवर्नमेंट ने भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, कुछ कम कर दिया। तो मीर साहब एक बड़े ताजिर हैं, उनका बयान कल देख रहा था कि हम उस बात को कबूल कर रहे हैं 46 शहरों में
तो अगर कुछ एतदाल पे आए कि आप टैक्स भी दें और फिर गवर्नमेंट और अपोजिशन आम आदमी के लिए काम करें, तो इससे तो अच्छी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ तो मेरा लीडर मेरी मर्जी, यहाँ पे जनाब मेरे लीडर को रिहा करो, हमें मैंडेट वापस करो। अपोजिशन ने पूरे बजट में इसके अलावा क्या किया? जी उन्होंने बिल्कुल, आमिर नहीं साहब की बहुत सीरियसनेस। शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया। आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक शामिल करने का, आपने हमारे साथ ही रहना। वेलकम बैक टू शो। अब हम कुछ अच्छे कामों की बात करेंगे। जिस तरह हमने पहले भी आपसे मुलाकात बहुत सारे लोगों की करवाई पाकिस्तान में, अच्छे कामों की इंडिविजुअल कैपेसिटी में बहुत सारे लोग अच्छे काम कर रहे हैं। मतलब क्या गंदे कामों की बात कर रहे थे? हाँ, जिस तरह कत्ल करने वाला वैसे गंदा वाक़े ही की है, बात कर वैसे रहे थे, ठीक कह रहे हैं कराची के वाक़े की बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं इस्लामिया कॉलेज पेशावर के डॉक्टर सफ़ीर अहमद की, जिन्होंने ईंट बनाने के लिए कोयले और आग के बगैर चलने वाली मशीन तैयार की। इस मशीन के इस्तेमाल से फ़िज़ाई आलूदगी कम होगी। बिलाखिर बगैर कोयले और आग के चलने वाली इस मशीन में ईंटें तैयार होंगी। ये किस तरह होंगी, आइए जानते हैं। डॉक्टर सफ़ीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपका ये जो ये इक़दाम है ईंटें का, ये बड़ा ही माहौल दोस्त है। ये आइडिया आपने कहाँ से जनरेट किया और इस पे किस हद तक अब इम्प्लीमेंटेशन होने जा रही है? थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैंने तकरीबन 10-12 साल पहले इसी पर पीएचडी की हुई है, और इसी पीएचडी रिसर्च में मैंने ये देखा हुआ था कि हमारे यहाँ पर जो भट्टों में जो ईंट बनती है उसके काफ़ी मसाइल है। एक तो अहम मसला जो है, जो आजकल हम देख रहे हैं और फेस कर रहे हैं, वो है आलूदगी। जी और ख़ास तौर पर लाहौर और फैसलाबाद, पेशावर, कराची, इसमें बहुत ज़्यादा आलूदगी है। और जिस तरह आपको पता है कि सर्दियों में अक्सर इस ईंटों के भट्टों को वो बंद कर देते हैं, और काफ़ी मसले हैं इनके। इसके अलावा इनके और भी मसले ये है कि ये जलाते हैं लकड़ी को, प्लास्टिक को। और जिस तरह आपको पता है हमारे मुल्क में जंगलात का मसला आ रहा है, जब लकड़ी को ये जलाते हैं तो उससे जंगलात के लिए भी मसले पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली हमारे माहौल पर असर होता है। और ये इसलिए जलाते हैं कि इसको तकरीबन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। तो ये दो अहम मसले हैं इसमें, और इसी पर मैंने पीएचडी की हुई है। तो इसी पीएचडी रिसर्च में यही मैं कोशिश कर रहा था कि किस तरह हम इन दो मसाइल को हल करें। एक तो ये ताकि इससे हम ये जो इसको दर्जा हरारत देते हैं, भट्टे में पकाते हैं, आग देते हैं, ताकि इससे आग का सिलसिला टोटली हम ख़त्म कर लें। एक तो जब आग का सिलसिला ख़त्म होगा तो फिर हमें लकड़ी की या कोयले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें एक और भी एक बड़ा मसला है, वो है जो आजकल काफ़ी ज़्यादा, वो है जो इसमें चाइल्ड लेबर का भी मसला है, वो भी इसमें आ रहा है। उसके ऊपर भी काफ़ी एनजीओ हमारे जो इंटरनेशनल है उसकी काफ़ी ऑब्जर्वेशन है इसके ऊपर कि ये इसमें चाइल्ड का काफ़ी वो लेबर का काम हो रहा है। तो इन चीज़ों पर मैंने रिसर्च शुरू की। तो अल्लाह के फजल से इसके लिए मैंने 2 देसी लेवल के मशीन बनाए, जिसमें हमें किसी तरह की दर्जा हरारत की ज़रूरत नहीं है। उसमें हम ये ईंट या ब्लॉक को बना देते हैं, और आम जो धूप है, सन जो है, बाहर धूप में हम इसको रख के वो पक जाती है, और वो उसी तरह स्ट्रेंथ है, उसकी ताकत उसी तरह है जिस तरह आम ईंट है, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। बेहतर इस वजह से है कि जिस तरह आप लोग देखते हैं कि ईंट जो है एक ख़ास कलर की है, और उसकी सरफेस जो है सतह उतनी हमवार नहीं होती। हाँ जी जो बिल्कुल। ईंट हम बनाते हैं उसकी सतह हमवार है, और जो कलर मतलब आप देना चाहते हैं वही कलर आप दे सकते हैं उसको। फिर इसमें हमने एक और खुसूसियत डाल दी कि वो है उसमें इंटरलॉक की खुसूसियत डाल दी। इंटरलॉक आपको मैं आसान लफ्जों में समझा दूं, जिस तरह हम बच्चों के खेलने के लिए उनके वो बॉक्स ले आते हैं, उसी बॉक्स से आप देखते हैं कि वो कभी घर बनाते हैं, अपने लिए मुख्तलिफ चीज़ें, गाड़ी बना देते हैं, वो ब्लॉक को आपस में खुद ब खुद वो जोड़ जाते हैं।
यानी जब वो ब्लॉक्स को आपस में जोड़ते हैं तो उसमें कोई ग्लू वगैरह वो नहीं लगाते, वो आपस में खुद ब खुद जोड़ते हैं और फिर उसको अलहदा करते हैं और फिर एक और चीज बना देते हैं। बिल्कुल इसकी कंसेप्ट भी इसी तरह है कि ये आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं, जिस तरह आम वो जो बच्चे जो हैं वो टॉय के साथ वो करते हैं, तो ये आपस में इंटरलॉक होते हैं। इसी इंटरलॉक में इसमें आपको किसी सीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तो ये फायदा हुआ कि इस इंटरलॉक से इस सीमेंट जो घर बनाते हैं या जो बिल्डिंग बनाते हैं तो आपको सीमेंट की जरूरत तकरीबन 80% सीमेंट की जरूरत कम हो जाती है। सही, ठीक ये है। खुद ब खुद इंटरलॉक हो जाते हैं। फिर ये चूंकि इसकी सतह हमवार है, खूबसूरत है, तो आपको सर, आपने प्लास्टर बताया की कि जिस जो तरह ईंटें आप बना रहे हैं मुख्तलिफ है, जैसे आप अभी बल्कि बता भी रहे हैं कि हमवार सतह है, जिस तरह का भी रंग आप देना चाहे तो जो आमतौर पर बनती है ईंटें, फिर उससे क्वालिटी पे कोई फर्क तो नहीं है? इसकी क्वालिटी हाँ कैसी बिल्कुल, है? क्वालिटी में इसकी क्वालिटी उनसे बेहतर है। वजह अच्छा, क्या है बेहतर कि क्वालिटी इसकी है। बेहतर है, इसकी स्ट्रेंथ उनसे बेहतर है, हमवार है, खूबसूरत है, हर लिहाज से ये उनसे बेहतर है। ठीक हो गया। अच्छा, जो तो मशीन यूज हो रही है सर, उसकी क्या कॉस्ट है? उसकी मशीन की कॉस्ट जो है तकरीबन, जो मैनुअल मशीन है वो 10-12 लाख से लेकर, अगर ऑटोमेटिक कोई बनाना चाहता है, जो मैनुअल मींस कि वो खुद चलाना प्योरली पड़ता है। अपने हाथ से वो चलाएगा, जी। उसको किसी बिजली या एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी जो ऑटोमेटिक है वो ऑटोमेटिक आप सोलर पैनल से या बिजली से या तेल से या गैस से, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हो, आप उससे चला सकते हैं। तो उसकी कीमत जो है छोटे लेवल पर वो तकरीबन 20-22 लाख तकरीबन ये इस तरह है। ये मशीन जो है, इस मशीन की मदद से जो आप ईंट बनाते हैं तो वो आपको एट अ टाइम 2 ईंट भी दे सकती है, 4 सकती है, यानी आप डिपेंड कर रहा है कि जितना आपकी डिमांड है। तो 1 मिनट में आपको, अगर फॉर एग्जांपल उसमें आपने 2 के लिए बनाया हुआ है तो वो 1 मिनट में 2 आपको ईंट देगी। फिर अगर 4 के लिए फर्मा बनाया हुआ है तो 4 देगी। फिर इस तरह 20 तक, जितना जितना आप इसको बढ़ाना चाहते हैं वो आपको अच्छा इतनी डॉक्टर साहब, ईंट ये आपका आपको। बड़ा ज़बरदस्त इकदाम है। हमें सबसे पहले तो ये आगाह कीजिएगा कि ये दुनिया में और भी किसी जगह पे हो रहा है या फिर आपकी पीएचडी रिसर्च के बाद आपने ये तमाम तर अमल स्टार्ट किया? और फिर सिर्फ मुझे ये पाकिस्तान बताइएगा में? कि हुकूमत किस हद तक इसमें इन्वॉल्व है? क्या हुकूमत की जानिब से आपसे रब्ता किया गया कि इतना बड़ा आपने कारनामा सर अंजाम दिया है? आइए और गवर्नमेंट लेवल पे ये काम कीजिए ताकि हम इस पूरी इंडस्ट्री को माहौल दोस्त इंडस्ट्री बनाएं। अच्छा, अभी रिसेंटली मेरे जो साथ कांटेक्ट की है वो पंजाब गवर्नमेंट ने की हुई है। उनका एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, वो हाउसेस बना रहे हैं। तो उसका डायरेक्टर, अभी रिसेंटली उसकी मीटिंग मेरे साथ हुई है, उन्होंने मुझे ये बताया कि हम इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो ये और ये प्रोजेक्ट जो फंडिंग दी है, इस प्रोजेक्ट को जो मैंने शुरू किया, ये खैबर पख्तूनख्वा का एक प्रोजेक्ट है। ये तो चूंकि पूरे पाकिस्तान के लिए है, पूरे वर्ल्ड के लिए है, बाहर के ममालिक के लोग भी, हमारे जो पाकिस्तानी भाई है वो हर तकरीबन जो कंट्री है, यूके से लेकर जो अरब कंट्रीज है, काफी ज्यादा रोजाना वो मेरे साथ कांटेक्ट करते हैं और लोग इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। इस प्रोजेक्ट में एक और बहुत अहम खूबी है, वो एक तो मैंने 2 फायदे इसका ये भी बताए। हाँ जी। इसमें मैंने एक लाइट ब्लॉक भी बनाई हुई है, हल्की है, और वो इतनी हल्की है जिस तरह हमारे जो वुड है, लकड़ी है, जो उसकी जो वेट है उसके वेट के बराबर है। जिस तरह वुड को पानी में आप रखते हैं तो वुड जो है पानी के सरफेस के ऊपर तैरती है ना, फ्लोट यस, करती है, यस, इसी यस, यस। तरह ये ब्लॉक भी फ्लोट करती है। इस वेट के कम होने से ये जो हमारे शुमाली इलाका जात है उसके लिए ये एक जबरदस्त है, क्योंकि वहां पर आप देखते हैं वो ब्लॉक को फिर पहाड़ों पर वो घर बनाते हैं तो उस ब्लॉक को उठाना बहुत मुश्किल है। यानी अब ये इतनी हल्की है लकड़ी से, ये कम इसकी वेट है, तो वो आसानी से आप जो है ऊपर जो है आप चढ़ा सकते हैं। फिर इस वेट की वजह से इसकी इंसुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब इंसुलेशन का मतलब क्या है वो सादा अल्फाज में आपको, यानी जिस तरह आप गांव में देखते हैं, हम जो कच्चे ईंट से जो या कच्चे मिट्टी से मकानात जो बने घर, होते हैं हाँ, उसमें अगर आप गर्मियों में बैठ जाए तो तो वो वो काफी ठंडे होते ठंडे हैं, होते इंसुलेशन, यही बिल्कुल। हैं। हाँ, इंसुलेशन ज्यादा है। बिल्कुल इंसुलेशन इसकी ज्यादा है, इसकी ये बहुत अच्छी इंसुलेशन बात है। गर्मियों में आपको ठंडा मिलेगा घर और सर्दियों में गर्म मिलेगा। अच्छा, इसकी कीमत कैसा है?
अच्छा, अब कीमत पर खैर मैं आता हूँ, जरा इसको एक और सर हमारे पास माजरत के टाइम साथ थोड़ा सा वक्त कम है, बहुत प्लीज कम अगर रह गया, हमारे कीमत की बस बात 30 कर ली सेकंड जाए, जो पूरा उसमें से बता पाकिस्तान दीजिए। आपको देख रहा है। अच्छा, इसमें अहम चीज ये है कि ये चूंकि आपको पता है हमारे यहाँ पर अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, बिजली का मसला बहरान है, हम्म, तो जब आपकी इंसुलेशन इसकी बढ़ जाएगी तो आपको तकरीबन तकरीबन गर्मियों में एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वेरी इसकी नाइस। इंसुलेशन ज्यादा है। तो अब आप देखिए इसकी इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमिक्स पर कितनी ज्यादा है। या एक बंदा अगर घर बना ले फॉर एग्जांपल, उसके ऊपर 30,000 या 15,000 या 20,000 जितना बिल आता है, तो उसका बिल हाफ से भी कम हो जाएगा इस गर्मियों में। तो सर्दियों में ये गर्म होगा और गर्मियों में ठंडा जी होगा सर। आपकी। तो हमारी जो एनर्जी जो का प्रॉब्लम है, ये हमारी एनर्जी के प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा हेल्प दे सकता है। तो गवर्नमेंट के लिए मैं इसकी अपील ये है कि इस चीज को इम्प्लीमेंट कर। इसी वजह से पंजाब गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट ली हुई है, क्योंकि इसकी फायदे हैं। क्योंकि सीमेंट की जरूरत कम हो जाती है, जब आप घर बनाते हैं तो 3 चीजों पर आपका खर्चा होता है, सीमेंट पर, सरिया पर और आपके ईंट पर। तो आपका सीमेंट तकरीबन 80% कम हो गया, हम्म, तो आपका खर्च ऑटोमेटिकली घर बनाने में भी कम है, आपको प्लास्टर की जरूरत नहीं है। अब इसकी जो है कीमत पर मैं आता हूं, क्योंकि ये चीज हम बनाते हैं जायशुदा चीजों से, ठीक। वेस्ट मटेरियल से। इस वजह से इस प्रोजेक्ट का नाम भी यही है, टर्निंग वेस्ट इनटू गोल्ड, यानी हम एक जायशुदा चीजों से किस तरह सोना बना सकते हैं। ठीक है। अब हमारे पास जायशुदा चीजें क्या है, जिस तरह आपको पता है हमारे जो बिजली घर है वो कोयले से बिजली बनाते हैं, तो उससे वो जो राख बनती है, फ्लाई एश बनती है, वही फ्लाई एश हम इसमें यूज करते हैं। हमारे यहाँ शुमाली इलाका जात में मार्बल के बड़े बड़े कारखाने हैं, मतलब काफी ज्यादा, 600-700 1000 तक कारखाने। तो उससे जो स्लरी बनती है, उससे जो स्टोन डस्ट बनती है, वही स्टोन डस्ट जो खेतों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, वो हम इसमें से यूज करते हैं। स्टील के कारखानों से जो गन निकलता है उसको स्लेग कहते हैं, वो हम इसमें यूज सर करते 10 हैं। सेकंड हमारे पास रह गए, कीमत बता दीजिए प्लीज। अच्छा, अब इसकी कीमत जो आम ईंट से तकरीबन 15% से लेकर 20% इसकी कीमत कम है। ठीक। यानी फॉर तो एग्जांपल कीमत अगर भी कम है। मार्केट में ईंट की कीमत 15 रुपए या 15 से 18 रुपए या 20 तक चल रही है, तो इसकी कीमत तकरीबन 5 से लेकर 7 वेरी रुपए नाइस, वेरी तक नाइस। डॉक्टर साहब आपका कम बहुत है। शुक्रिया, वक्त खत्म हो चुका है, माजरत के साथ आपको इंटरप्ट किए, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है और इनका मुझे अच्छा इनिशिएटिव लगा है। बहुत जबरदस्त, और पाकिस्तान में अच्छा, इस मुझे तरह के लगा कि इनिशिएटिव कीमत वो होने शायद चाहिए। बताएंगे 5-10% ज्यादा है, लेकिन फॉर्चुनेटली उन्होंने कीमत भी कम बताई है। एनीहाउ, यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करते हैं, जल्दी से वापस आते हैं। वेलकम बैक एवरीबॉडी। अभी हम कुछ बात करने लगे पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या फ्लॉज हैं या क्या अच्छी चीज़ें भी चल रही हैं हुकूमत की तरफ से। खैर, तरक्की पजीर जो ममालिक होते हैं वहाँ पर लाखों बच्चे स्कूल जाने से महरूम रहते हैं, जो उनकी जो वो बच्चे होते हैं उनकी इनफरादी सलाहियतों और फिर उनकी कौमों को मजमूई तौर पर उसको इम्पैक्ट करता है, उनकी तरक्की में रुकावट बन जाता है। पाकिस्तान में करोड़ों लेकिन ऐसे बच्चे हैं जो कि स्कूल से इस वक्त बाहर हैं। वर्ल्ड बैंक सर्वे में स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद में पाकिस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क करार दे दिया गया, और ये हमें खुद भी पता है। करोड़ों के हिसाब से हमारे बच्चे इस वक्त हंसते हैं स्कूल से बाहर। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है। वर्ल्ड बैंक की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 6 से 16 बरस तक के 2 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में 24 करोड़ 40 लाख तक बच्चे स्कूल जाने से कासिर हैं। इस पर हमारे साथ मौजूद हैं फजर राबिया पाशा साहिबा। सर थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या वजूहात हैं, क्यों बच्चे पाकिस्तान में स्कूल नहीं जाते? क्योंकि पाकिस्तान दूसरा बड़ा मुल्क है, दुनिया में इनकी तादाद अगर 24 करोड़ है तो पाकिस्तान में 2 करोड़ से जायद है। फजर साहिबा, आप हमें सुन पा रही हैं? अच्छा, आपकी ऑडियो का कुछ इशू आ रहा है, आई थिंक वो म्यूट है, प्लीज हमें अनम्यूट करके जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, जो ही उनकी ऑडियो वापस आती है हम उनसे बात करेंगे, लेकिन निम्रा ये एक बड़ा कंसर्निंग फैक्ट है। जी फजर साहिबा सुन पा रही हैं? जी, अब आ रही है आवाज़? जी, हाँ जी। अच्छा, असल में इशू ये है जी, सो पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट की जो लेटेस्ट रिपोर्ट पब्लिश हुई थी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की, उसके मुताबिक तो 26.2 का नंबर जो है वो है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का,
और अभी लास्ट वीक ही जो है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट जो पब्लिश हुई है उसके मुताबिक, विच इज मोर लेटेस्ट डेटा, उसके मुताबिक 25.3 मिलियन का नंबर है। तो 2 करोड़ से काफी ज्यादा नंबर है असल में, आप 2.5 करोड़ के उसको करीब है। consider 2.5 करोड़ के, तो ये बहुत ही ऑफ कोर्स एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और ये आज से नहीं, ये काफी ज्यादा पुरानी इशू है। ये बहुत सालों से, डेकेड्स से बेसिकली एक चीज होती है ना, वो बिल्डअप करती जाती है, बिल्डअप करती जाती है। तो ये इसी तरह तालीम के साथ अनफॉर्चुनेटली हुआ है, क्योंकि फॉर सच अ लॉन्ग टाइम तालीम को इतना ज्यादा इग्नोर किया गया है कि वो क्राइसिस अब इतना बड़ा हो गया है कि उसको मैनेज करना मुश्किल हो गया है। तो गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी ये इस वक्त 2 के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एजुकेशन इमरजेंसी भी नाफिज की हुई है, लेकिन वो स्केल इतना बड़ा हो चुका हुआ है प्रॉब्लम का कि उसके लिए रिसोर्सेज, आपको पता है कि पाकिस्तान में वैसे ही अभी करंटली इतना ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस है, हम लोग जिससे गुजर रहे हैं, तो वो रिसोर्सेज मौजूद ही नहीं है कि वो बच्चों की तालीम पे स्पेंड किए जाएं। तो इसमें सबसे, जैसे आपने कहा ना कि इसकी वजह क्या है, उसका सबसे बड़ा इशू जो है वो एक्सेस टू एजुकेशन का है, कि जब तालीम मुहैया ही नहीं की जाएगी तो बच्चे कहाँ जाएंगे स्कूल ना। तो गवर्नमेंट के स्कूल्स इतने हैं ही नहीं कि वो सारे बच्चों को केटर कर सकें। और फिर जैसे जैसे हम देखते हैं कि जैसे प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी जो लेवल के स्कूल्स हैं, वो फिर भी आपको कोई 85% 80% स्कूल्स गवर्नमेंट के मिल जाते हैं, लेकिन फिर जब आप मिडिल पे जाते हैं तो वो तादाद और कम हो जाती है। तो फिर हम ये देखते हैं कि जो बच्चे जा भी पाते हैं स्कूल, वो फिर ड्रॉप आउट हो जाते हैं प्राइमरी एजुकेशन के बाद। तो काफी ज्यादा जो है इसके ऊपर एक तो गवर्नमेंट की जब तक रिसोर्सेज नहीं आएंगे, 2 के स्टेक होल्डर्स जो आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डोनर बॉडीज हैं, वो इन्वेस्ट कर रही हैं कॉन्स्टेंटली एजुकेशन में, वो ना कर रही होती तो ये तादाद और भी बहुत बड़ी होती। अच्छा, क्योंकि ये भी पॉपुलेशन तो एक ग्रोथ प्रॉब्लम है ना कि आपके जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो उस तरह की तालीम भी तो प्रोवाइड नहीं कर रहे। जो लोग अफोर्ड Quality नहीं करते education। वो ये बेहतर समझते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में जाने से बेहतर है कि बच्चे को भेजा ही ना जाए। अच्छा, इसमें 2 चीजें, हम लोग जितना भी देखते हैं ना ऑन ग्राउंड, उसमें हमने कभी कोई ऐसा गवर्नमेंट स्कूल नहीं देखा जो खाली हो, राइट। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं ये नहीं कह रही कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, बहुत आला होगी, लेकिन वो स्कूल्स पहले ही बहुत फुल हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं। और फिर वहां पे जो पेरेंट्स जो होते हैं, जो नहीं, जो जो थोड़ा बहुत भी अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो प्रेफर करते हैं कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं। इवन कि जो होता है आपका, एक तो हम कहते हैं ना एलीट स्कूल्स हैं जी, बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं, उनकी बहुत हाई फीसेस हैं। फिर आपके ऐसे भी स्कूल्स होते हैं जो हम कहते हैं कि ये लो फीस स्कूल्स होते हैं, लेकिन उनमें भी क्वालिटी बहुत, जनरली क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब होती है स्कूल्स में। तो लेकिन पेरेंट्स फजर, उनमें इसमें फिर इसमें मसला मजबूरी में क्वालिटी भेजते के हैं। अलावा एक और ये भी है ना, एक तो चले हमारे यहाँ गरीब तबका बहुत ज्यादा है जो कि अफोर्ड ही नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, उसके बिल्कुल। अलावा हमारा एक हाँ, बहुत बड़ा सेगमेंट ये भी है जो ये यकीन रखता है कि बच्चों को स्कूल भेजना नहीं, बच्चा पैदा हुआ, आपने थोड़ा सा उसको, वो बड़ा हुआ और आपने उसको मैदान में भेज दिया या तो भीख मांगने के लिए या कोई ना कोई काम करने के लिए। तो ये वाला सेगमेंट भी बिल्कुल। तो है ना। हाँ। नहीं, बिल्कुल। और ये असल में आपको देखना पड़ता है कि ये अर्बन और रूरल डिफरेंट चैलेंजेस हैं। रूरल में आपके डिफरेंट एरियाज में चैलेंजेस होते हैं, अर्बन में आपके अलग चैलेंजेस हैं। अर्बन में जैसे बेगिंग बहुत ज्यादा कॉमन है, तो बच्चों को एक बहुत बड़ा बेगिंग जो आपका एक माफिया है माफिया है वो बिल्कुल। काम कर रहा है, पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा है, जो बच्चों को नहीं जाने देते। और वो फिर उन बच्चों को, वो तो एक अलग एक्चुअली कहानी है पूरी, कि फिर वो उन बच्चों के साथ और क्या कुछ होता है, कितना अब्यूज होता है। ऑफ कोर्स वो पॉइंट नहीं था मेरा, पॉइंट ये था कि यहाँ एक पे ऐसी पेरेंट्स का भी एनवायरनमेंट में उनको किरदार है। रखा बहुत सारे जाता ऐसे है। पेरेंट्स हैं जो यकीन ही नहीं रखते एजुकेशन पे और और बच्चों को स्कूल पेरेंट्स भेजते ही नहीं है। देखें, जो ये पेरेंट्स होते हैं जो उस माफिया का नेटवर्क का हिस्सा हैं बेसिकली, ओके। वो तो उनको, वो कहते हैं कि भाई अगर एक बच्चा दिन में 2,000-3,000 रुपए ले आता है और महीने में आपको 80-90 हजार रुपए कमा के दे देता है, तो वो बेहतर है बजाय इसके कि वो उसको स्कूल भेजें, क्योंकि वो नहीं समझते इस चीज को कि उसमें बहुत सारे एक मल्टीपल रीजन है। मतलब ये जो अगर बेगिंग वाली स्पेसिफिकली बात करें तो दे आर मोर इंटरेस्टेड कि वो बच्चे पैसे लेकर आए, वो उस चीज में इंटरेस्टेड भी नहीं होते कि उन बच्चों के साथ और क्या कुछ हो रहा है, जो ट्रू। सड़कों पे हो रहा है या माफिया कर रहा है। लेकिन फिर वो आपका वो तबका है जो स्पेशली रूरल एरियाज में है, जिनको, जो समझते हैं कि एजुकेशन में वैल्यू नहीं है। वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि वो कहते हैं कि अगर वैसे भी मुल्क के हालात, ये थोड़ा सा जो आपका पढ़ा लिखा तबका है या जहाँ पे पेरेंट्स थोड़े बहुत उनको जो है ना अवेयरनेस है, अवेयरनेस वो है। इनको ये लगता है कि अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं मुल्क में मिल रही तो पढ़ के बंदे ने क्या करना है। तो इसमें यहाँ पे हम बहुत ज्यादा डिवाइड देखते हैं कि जैसे लड़कों को तो
आप वो बिठा देंगे, किसी वर्कशॉप पे बिठा देंगे कि काम सीख ले, या इस तरह की मल्टीपल उनको अपॉर्चुनिटीज बॉयज को मिल जाती हैं फिर भी। लेकिन लड़कियां जो होती हैं वो फिर जो है वो जनरली देयर फोर्स्ड इनटू अच्छा मैरिजेस, फजल, अर्ली इसमें मैरिजेस। इसमें अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम किस तरह किया जा सकता है? गवर्नमेंट लेवल पे अवेयरनेस स्टार्ट करने की ज़रूरत है, सोसाइटी के लेवल पे अवेयरनेस स्टार्ट करने की ज़रूरत है, या फिर आपकी दुनिया की मिसाल हमें दे सकती है कि दुनिया के इस मुल्क में बच्चों की इतनी तादाद बाहर थी और उन्होंने क्या करके उन बच्चों को वापस वो स्कूल में लेके आए? देखिए, पाकिस्तान में सब बहुत ज्यादा काम हो रहा है इन टर्म्स ऑफ के बहुत सारे मॉडल्स डेवलप किए जा चुके हैं जो बहुत सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, जिसमें जैसे एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन का, कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन का मॉडल है जो बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव एक ऐसा मॉडल है कि आप किसी गांव में चले गए, वहां पे कोई स्कूल नहीं है, वहीं पे आपने किसी का घर ले लिया, या अक्सर तो हमारे केस में हमें तो लोग अपनी स्पेस डोनेट कर देते हैं, हमें कभी कॉस्ट ही नहीं उस चीज की पड़ती। आप वहां पे जाके एक सिंपल सा क्लासरूम सेटअप कर लेते हैं, एक अच्छी टीचर ढूंढते हैं, उसकी एक अच्छी ट्रेनिंग करते हैं ताकि वो बच्चों को पढ़ा सके। ये सबसे अच्छा फजल, कॉस्ट सॉरी इफेक्टिव एक टू मॉडल कट है। यू, एक मेरा पॉइंट आ गया आपके जवाब से ही कि हम देखिए ना हमारे यहाँ बहुत सारे मॉडल्स की, तो आप अवेयरनेस मॉडल्स की भी बहुत बात कर रही हैं, लेकिन अगर स्कूल्स की बात की जाए तो यहाँ पे एक सिस्टम ऐसा है जो कि हायरार्की का सिस्टम है, जिसमें बहुत बड़े बड़े स्कूल्स आते हैं, फिर उसके बाद छोटे स्कूल हैं, फिर सरकारी स्कूल हैं। लेकिन आप अगर अमेरिका की मिसाल ले लें तो वहाँ पे स्कूलिंग बड़े से बड़े मिनिस्टर की या पार्लियामेंटेरियन की उसी स्कूल में होगी जहाँ पे एक आम आदमी की होगी। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, इसकी वजह से भी तो बच्चे बाहर रहते हैं ना। नहीं, ये डबल स्टैंडर्ड्स एक्चुअली हमारी सोसाइटी को बहुत जी। डैमेज करते हैं, क्योंकि देखें अगर तालीम का मेयार एक जैसा नहीं होगा और आपकी मेजॉरिटी बच्चों को आपकी जो है एक जैसी तालीम नहीं मिल रही होगी, तो आप स्टैंडर्ड्स तो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर रहे हैं। हम एज अ सोसाइटी खुद ही कर रहे हैं काम अपने अपने मुल्क के साथ। तो उसमें बहुत जरूरी है कि देखें, अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंडर आर्टिकल 25A गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे बच्चों को अंडर द एज ऑफ 16 क्वालिटी एजुकेशन, फ्री क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करे। ये एक सेंटेंस जो है वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल देता हुकूमत पे। है हमारी स्टेट के ऊपर, राइट। तो काम तो सारा गवर्नमेंट का है, हम लोग तो जो कर रहे हैं वो तो हम अपना अपना कोई हिस्सा जो डाल सकते हैं हम लोग डाल रहे हैं, राइट, और हम डालते रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जब तक गवर्नमेंट इसमें अपने प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं डालती, इस पे फुल बैकएंड पे प्लानिंग नहीं होती, क्योंकि देखें अभी बहुत सारी अच्छी चीजें हुई हैं कि जैसे प्राइम मिनिस्टर ने एजुकेशन इमरजेंसी नाफिज की, तो उससे फायदा ये हुआ कि एकदम से अवेयरनेस पूरे मुल्क भर में आ गई, कम से कम हमारे सेक्टर में, डोनर कम्युनिटीज में, कि इस वक्त जो है मुल्क जो है कह रहा है, खुद कह रहा है कि हमें तालीम को बेहतर करना है। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट होता है, क्योंकि जब सीरियसनेस नहीं शो की जाती तो फिर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता काम करने में। तो इस वक्त हम लोग ये देख रहे हैं कि बहुत सारे फेडरल में हमने देखा कि बहुत ज्यादा काम होना शुरू हो गया, बहुत अच्छा हो गया। अभी साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि प्रोविंसेस में भी तेजी आनी शुरू हो गई, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पे कॉन्स्टेंटली इस वक्त बात हो रही है और प्लान्स बन रहे हैं। सिमिलरली सिंध में हो रहा है, लेकिन सब कुछ करके That मतलब is वो not बहुत ज्यादा, sufficient. That is not इट्स जस्ट sufficient. नॉट सफिशिएंट। Yes. दैट इज माय ओनली कंसर्न। बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट में बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सिंसियरली काम कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्केल इतना बढ़ गया हुआ है कि वो, मैं एज अ पेरेंट मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे 4 बच्चे हैं तो क्या मुझे ये करना चाहिए कि मैं ये डिसाइड करूं कि 2 बच्चे स्कूल जाएं और 2 नहीं जाएं, फॉर एग्जांपल, राइट। तो क्या आप एज अ कंट्री हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप आधे बच्चे स्कूल जा रहे हो और आधे बच्चे स्कूल ना जा रहे हो, क्योंकि हम उनकी फ्यूचर बिल्कुल, ऑफ कोर्स ये जो आपने बात की, मैं इसी से सवाल भी बल्कि पूछने लगी थी कि देखिए फजर, एक तो चले हम लोग डिस्कस करें कि वो बच्चे जो स्कूल जाते ही नहीं है, वो स्कूल से होते ही बाहर है। एक और बहुत बड़ा नंबर ड्रॉप आउट्स का भी होता है हमारे पास, और उसकी वजह हमारी एजुकेशन सिस्टम की वीकनेसेस है, उसके फ्लॉज हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना वीक है, बच्चों को रट्टे के पीछे लगा दिया, ये इतने भारी भरकम बस्ते आप उनको दे के स्कूल भेज देते हैं, तो वो बच्चे उसको नहीं ले पाते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते। तो उसमें फिर शायद कसूर हमारे टीचर्स का भी आता है, वो वेल ट्रेंड नहीं होते। तो टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए किस तरह बढ़ना चाहिए आगे हमें एज अ नेशन? देखिए, टीचर्स तो एक हमारा जो आप समझे सेंटर पॉइंट है सारी चीज के अंदर। और मैं हर जगह जहां मुझे मौका मिलता है मैं यही कहती हूँ कि अगर आप बिल्डिंग नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है कि हम बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, हमें अपने टीचर में, अपने ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और देखिए, अब एडटेक का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, इतना हम इन्वेस्ट हमें होने की हमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम टीचर्स की ट्रेनिंग अच्छी तरह से कर सकें। टीचर एक गांव में दरख्त के नीचे भी बच्चे को बैठ के पढ़ा ले और अच्छा पढ़ा ले, तो आप उसका फ्यूचर That बदल देंगे। counts. जरूरी नहीं है,
बिल्कुल ये जरूरी नहीं है कि आपने बड़ी फैंसी बिल्डिंग्स बनी होनी चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल में एक बच्चे की में तालीम की इन्वेस्टमेंट ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि हम बिल्डिंग्स में हम बनाएं बिल्डिंग्स जब हमारे पास पैसे और जब एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, पैसे हम आ रहे हो। जरूर ये लेकिन काम बिल्कुल करें। ठीक बात की आपने कि पहली प्रायोरिटी हमारी हमारा ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए, हमारे टीचर्स होने चाहिए, और वो जो क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं, वो अगर अच्छी बिल्डिंग बनी है तो वो कभी भी एजुकेशन नहीं दे सकती जब तक आपका टीचर अच्छा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका फजर हमें ज्वाइन करने के लिए। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है फजर की, और आई होप सो कि देयर कम्स अ टाइम वेयर वी वुड बी सेइंग कि पाकिस्तान में क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है हर किसी को और मुफ्त तालीम मिल रही है, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है हर बच्चे को मुफ्त तालीम फराहम करना और अच्छी तालीम फराहम करना। एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो कि पहले भी हमारे प्रोग्राम में शामिल थे। कनेक्टिव पाकिस्तान और टेक ट्रिप की जानिब से पेश किया जाने वाला इन्वेंचर क्लब 2024 एक मुनफरिद और दिलकश तजुर्बा है जो टेक्नोलॉजी, जिद्दत, कारोबार, क़यादत, मुहिम जोई और सीखने के सफ़र पर मुश्तमिल है। बिल्कुल जी, ये सफ़र आपको सुकून और हसीन शारान फॉरेस्ट की दुनिया में ले जाएगा। इनोवेंचर क्लब, जो कि मुझे ये लग रहा है कि इन लोगों ने इनोवेशन और एडवेंचर का वर्ड जो है ये मिला के बनाया है। दैट्स अ वेरी नाइस नेम। इसके साथ ही खैर टेक्नोलॉजी और कुदरत का ये हसीन इम्तजाज है, जहाँ शुरका को मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ के माहिरीन के साथ उनकी मुलाकात करवाई जाएगी, उनसे मिलने जुलने के मौके मिलेंगे। ये टेक बूट कैंप जो है वो ख़ास तौर पर अपनी सलाहियतों को बढ़ाने और बहुत सारी एक्टिविटीज़, बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की ये एक्टिविटीज़ भी करवाने जा रहे हैं। जो शुरका होंगे वो हाइकिंग भी कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, आउटडोर गेम्स होने जा रही है, वहाँ पे कोई मूवी नाइट वगैरह भी होगी। तो ये मज़े की एक्टिविटीज़ भी होने जा रही हैं। बातचीत करते हैं अरसलान शाह, और साथ ही हमें ज्वाइन किया जी सैफ ने। अरसलान, वेलकम टू द शो। बहुत सारी एक्टिविटीज तो मैंने जिक्र कर दिया, अब शायद कुछ रह गया होगा यकीनी तौर पे, कुछ रह गया। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो, क्योंकि 3 दिन का प्लान है, 4 डेज़ है, 3 नाइट्स है, तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हमने वहाँ पे प्लान की हुई हैं। जैसे मानशी टॉप पे हाइक करेंगे, वहाँ पे हमने छोटी सी एक काइट फ्लाइंग की एक्टिविटी की हुई है, क्योंकि आपको पता है कि बाकी मुल्क में तमाम शहरों में इलीगल है, लेकिन वहाँ पे ऐसा सच कोई रिस्क नहीं है, तो हमने वहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी वो भी प्लान की हुई है। उसके अलावा बॉन फायर होगा, वहाँ पे 1-to-1 सेशंस होंगे, एक दूसरे को जानने और समझने का मौका मिलेगा। नॉर्मली होता ही है कि हम जब भी किसी ऐसे इलाके में जाते हैं तो हम ज़्यादातर अपने मोबाइल में ही मसरूफ़ रहते हैं। इंटरनेट ही नहीं होना, ना वहाँ पे इंटरनेट है, ना वहाँ पे नेटवर्क है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप दूसरे शख्स के साथ ही कनेक्ट करेंगे। तो नेटवर्किंग की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे मौजूद है। और ये शाहरान का आइडिया कहाँ से आया? शाहरान में जाके कैंप लगाना और वहाँ पे फिर 3-4 दिन सबको होस्ट भी करना और सिखाना भी। फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये आप रोज़ सुनते हैं, और हमारी टेक कम्युनिटी में इसका बहुत ज़्यादा जो है वो रोल है, क्योंकि हमारी जो टेक कम्युनिटी के लोग हैं उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, और वो एक ही सेम रूटीन का काम कर रहे होते हैं। फिर टाइम जोन का बड़ा डिफरेंस होता है, रात को जाके काम कर रहे हैं, दिन में सो रहे हैं। तो हमने प्लान किया कि उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा काम किया जाए, और उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये था कि उनको नेचर के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। और फिर हमने ये कोशिश की कि हम ना सिर्फ उनको नेचर के साथ कनेक्ट करें, बल्कि एट द सेम टाइम हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करें। यानी कोई बंदा अगर किसी जगह पे किसी स्टेज पे स्ट्रगल कर रहा है, वो $1000 से आगे नहीं ट्रांसफॉर्म कर पा रहा, $5000 पे नहीं जा पा रहा, या एजेंसी क्रिएट नहीं कर पा रहा, तो उनको उस नेचर के साथ, उन मेंटर्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, जो उनको सिखाएं कि आप अगले स्केल पे कैसे जा सकते हैं। अच्छा सैफ, ये बताइएगा कि जो लोग इस इवेंट पे जा रहे हैं या जाएंगे, उनको फिर क्या क्या फ़ायदा होने जा रहा है? देखिए, उनको सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, अगर आप अरसलान भाई से मिलना चाहते हैं या किसी और बड़े मेंटर से मिलना चाहते हैं, तो आप उसको कॉल करते हैं, वो कॉल नहीं पिक करता। आप उससे मिलना चाहते हैं, वो आपको टाइम नहीं देता। लेकिन वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप उनसे मिलेंगे, अपने वो सवाल जो आपके दिमाग में सालों से पड़े हैं वो पूछेंगे, ग्रो होने का मौका मिलेगा। उसके अलावा सबसे बेस्ट चीज़ जो है, आपको नेचर मिलेगा, आपका ये जो टाइम अच्छा गुजरेगा, डिप्रेशन में गए हैं, सब कुछ रिलीज होगा, और बड़ा अच्छा मौका है। मेंटर्स कौन से हैं? हमारे पास तनवीर नानला है, सईद अरसान अली शाह है, इस्माइल ब्लॉगर है, यासिर शरार हैं। ये वो नाम है जो इस टाइम टेक इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम हैं। ठीक। अच्छा अरसलान, कौन से ऐसे मौजूआत हैं जो कि जिनको आप फोकस करेंगे उस माहौल को देखते हुए, इन्वायरमेंट को देखते हुए और लोगों को देखते हुए? क्योंकि बहुत सारी दुनिया तो इस वजह से भी जाएगी कि हम चलें, साथ ट्रिप भी कराएंगे और साथ टेक्नोलॉजी भी थोड़ी बहुत ही सिखाएंगे। अच्छा देखिए, इस टाइम पे जो सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है जो पूरी दुनिया में इस टाइम डिस्कस किया जा रहा है, वो AI का है। तो हमने वहाँ पे इरफान मलिक साहब हैं जो पाकिस्तान में AI की एक मूवमेंट को लेके भी चल रहे हैं, और पाकिस्तान में एक बादशाह के तौर पे AI के जाने जाते हैं। उनको हमने वहाँ पे इनवाइट किया और हमने कहा है कि आप
एडॉप्टेबिलिटी के ऊपर बात करेंगे कि कितना ज़रूरी है एआई की एडॉप्टेबिलिटी। हम जितना इसको अवॉइड करते रहेंगे उतना ज़्यादा हम देर कर देंगे दुनिया से मुकाबला करने में और उतना हम पीछे रह जाएंगे। इसके अलावा ब्लॉगिंग है, इसके अलावा फ्रीलांसिंग है, इसके अलावा बाकी कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट के ऊपर आपने बहुत सारा दफ़ा देखा होगा बच्चों के जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं लेकिन वो शाये होते हैं, हेजिटेट करते हैं, पूछ नहीं पाते। तो वहाँ पे हमारी कोशिश ये है कि एक ऐसे आइस ब्रेकर सेशंस कंडक्ट किए जाएँ जहाँ पे हम उनको एक मौका दें कि वो खुल के अपने ख़यालात का इजहार कर सकें। उसके अलावा उमैर जालियावाला साहब जो कि मास्टर ट्रेनर हैं वो वहाँ पे आएंगे। उनका एक बड़ा ही सूफियाना किस्म का एक टॉपिक है दास्तान इश्क के नाम से, इश्क 2.2। तो वो एक माहौल बनेगा, वहाँ पे बॉन फायर होगी, रात का समा होगा और चल रहा होगा, म्यूजिक चल रहा होगा, सारी चीज़ें होंगी। तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हमने प्लान की हुई है। techtrip.pk पे अगर आप चले जाएं तो वहाँ पे डे 1, 2, 3, 4 सारी एक्टिविटीज़ हैं। हाँ इंशाल्लाह प्रॉपर माहौल बनाया माहौल के साथ सिखाना। हमारी कोशिश ये है कि हम एक ऐसा एक्सपीरियंस दें कि नेक्स्ट टाइम जब भी लोग खुशी से आए और वो वेट करें कि वरना क्योंकि नॉर्मली अरसलान ऐसे होते हैं कि ये जो इवेंट्स होते हैं इस तरह का ना वो बड़ा बोरिंग होते हैं और कोई भी इंसान उनकी तरफ फिर भागता हुआ नहीं जाता बल्कि उससे दूर ही भागता जाता है। सो आई थिंक दैट्स वाकई इनोवेशन है कि आप जो इवेंट कराने जा रहे हैं दैट्स गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग। सेल्फ सर्टिफिकेट्स वगैरह भी मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, फिरका को बिल्कुल मिलेंगे। तो वो बहुत फायदा उठा सकते हैं फिर इसका मतलब ये सर्टिफिकेट से वो फ़ायदे के साथ साथ उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। कल को अगर मार्केट में जाते हैं वो दिखाते हैं कि हमें यार हमारे पास एसईओ का सर्टिफिकेट है, हमारे पास यूट्यूब का सर्टिफिकेट है, तो उनको बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आगे इंडस्ट्री में। अच्छा सर, ये हाइकिंग और उसके बाद ट्रैकिंग ये सारी चीज़ें भी आप ही मॉनिटर कर रहे होंगे या उसके लिए आपने अलग से लोग हायर किए होंगे? नहीं, हमारी अपनी टीम है। हम कोई 30 से 40 लोग हैं जो कि सारी चीज़ों को ना सिर्फ प्लान कर रहे हैं बल्कि इसको मॉनिटर भी करेंगे और वहाँ पे एग्जीक्यूट भी करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि हमने इतने लेवल तक स्क्रूटनी की है कि हमारा जो मील बॉक्स है उसके अंदर हमने ग्रेविनेट की टैबलेट भी डाली है, उसके अंदर हमने फ्लैजिल भी डाली है, उसके अंदर हमने इमली का पैकेट भी डाला है कि किसी की तबीयत रास्ते में कोई ख़राब ना हो। फर्स्ट एड बॉक्स तो चले एक अलग चीज़ है। हाँ, तो वो अक्सर होता है कि बहुत सारे लोगों को ना वो मोड़ में सफ़र करते हुए उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मैं आपको सिर्फ बताना ही चाह रहा हूँ कि हमने इस लेवल तक अपनी वर्किंग की है और इस लेवल तक हमने सोचा है कि किसी भी बंदे को जो हमारे साथ वहाँ पे जा रहा है उसका एक्सपीरियंस बेहतरीन से बेहतरीन हो सके। तो फिर वो टाइमलाइन क्या है, फ्रेमवर्क क्या है, किस तरीके से कब निकलना है? हम इंशाल्लाह फ्राइडे को 9 अगस्त को हम यहाँ से मूव करेंगे। लाहौर से हम 12 बजे रात को मूव करेंगे, इस्लामाबाद से हम 5 बजे मूव करेंगे और हाँ सुबह 5 बजे। और हम बीच में स्टॉप होगा हमारा बालाकोट, ऑब्वियसली वहाँ पे हम जो है वो ब्रेकफास्ट करेंगे। उसके बाद हम नाश्ते में कबाब नहीं हो सकते, मुश्किल है। फिर हम पारस वैली चले जाएंगे और पारस वैली के बाद जो ट्रैक है वो जीप का ट्रैक है, तकरीबन 1.5 घंटे का वहाँ पे ट्रैक है जीप का। वो बहुत ही खूबसूरत और बड़ा ही शानदार किस्म का ट्रैक है, वो बहुत सारे लोग एंजॉय करेंगे। और हमारा जो मेन स्पॉट है वो एग्जैक्ट जंगल में है, यानी फॉरेस्ट में है। वहाँ पे यूथ बॉयज हॉस्टल है, वहीं पे हमने कैंप्स लगाए हुए हैं, वहीं पे हमने सारी अरेंजमेंट्स की हुई हैं। ठीक, और ये पारस से ऊपर जाती है? जी ठीक हो गया। अच्छा, सैफ इमली डालने का मकसद मुझे समझा। ये मुझे अभी तक आइडिया नहीं है सर ने क्यों डाली है इमली। नहीं पता। ये तो आपका नहीं, मुझे ज़्यादा पता होना ये चाहते कि मरसलान जो आज ये सर का कोई इमली डालने का मकसद अक्सर ये होता है लोगों की तबीयत खराब होती है, वॉमिटिंग होती है, नौजिया हो जाता है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग घरों में टोटका होता था नींबू चाट लो या कुछ खट्टा ले लो। तो हमने कहा चलो नींबू तो नहीं अरेंज कर सकते तो इमली का पैकेट जो हम उसके अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये मकसद क्लियर हो चुका है आपको? जी जी क्लियर हो अच्छा, मुझे बहुत पसंद है वैसे इसलिए जस्ट थॉट अबाउट इट। आपकी क्या स्पेशलिटीज़ हैं? क्योंकि सॉरी सैफ साहब, अरसलान साहब को तो हम जानते हैं, अरसलान साहब यहाँ पे आए भी, बड़े कारनामे इन्होंने सर अंजाम दिए। तो आप इस टेक फील्ड में क्या करते हैं? अच्छा, हम सर के स्टूडेंट्स हैं। मैं बेसिकली यूट्यूबर हूँ। आपके स्टूडेंट हैं? यूट्यूब ऑटोमेशन पे काम करता हूँ, हम फेसलेस चैनल्स पे काम करते हैं, कंटेंट मैनेज करते हैं, हमारे पास क्लाइंट्स हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीपल चैनल्स को हम रन कर रहे हैं। अच्छा, और किस किस्म का कंटेंट आपकी स्पेशलिटी है? हमारा जो स्पेशलिटी वो न्यूज़ है, इंग्लिश न्यूज़, ट्रेंडिंग न्यूज़ पे हम काम करते हैं। और ये वर्ल्ड वाइड करते हैं सिर्फ पाकिस्तान में? सिर्फ यूएस पे करते हैं। अच्छा, ये जो अभी इवेंट होने जा रहा है फिर इस पे तो यूट्यूबर्स को या फिर जो कोई यूट्यूब पे आना चाह रहा हो, कोई चैनल स्टार्ट करना चाह रहा हो और कंटेंट के हवाले से उसके जहन में क्वेश्चंस हो, तो मेरे ख्याल में उसको बहुत हेल्प है कि आपके पास आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो लाजमी आ रही हूं इसमें। अरसलान कैसे हेल्प करेगा ये यूट्यूबर्स को? नॉर्मली इवेंट्स में ये होता है कि एक बंदा आता है स्टेज पे टॉक देके चला जाता है, आपको सवाल करने का मौका नहीं मिलता या आपको इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिलता। इस 3 दिन की एक्टिविटी का मकसद ही यही है कि वो मेंटर्स आपके पास 24 घंटे वहाँ पे मौजूद हैं और हम मेक श्योर करेंगे कि वो हर एक्टिविटी का हिस्सा भी हों, ताकि आप जितने भी सवाल आते हैं, आप चाहे उनके टॉपिक के हवाले से हैं, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से हैं, चाहे कहीं पे आप
एजुकेशन के हवाले से स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे आपको कहीं पे कैरियर काउंसलिंग चाहिए, तो वो तमाम सवाल आपके वहाँ पे आंसर हो सकें। तो सिर्फ यूट्यूब नहीं, जितनी भी डोमेन्स हैं जो कि आईटी से बिलोंग करती हैं, वो सारी की सारी इंशाल्लाह वहाँ पे आंसर होंगी। तो कंटेंट क्रिएशन को भी कवर किया जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं अरसलान के चीजें ना विद इन मिनट्स हमारे यहाँ बदल रही है। कुछ साल पहले अगर देखा जाए इंस्टाग्राम का अगर सिर्फ बात करें तो टोटली एक डिफरेंट तरह का सब कुछ एल्गोरिदम वगैरह होता था। अब तो रील्स आ रही है, इवन 1 सेकंड वाली आजकल वायरल हो रही है। तो ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी वहाँ पे। देखिए, कंटेंट क्रिएशन के बारे में कहा जाता है कि न्यू करेंसी है, तो ऑब्वियसली इसको हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। आप अगर दुबई की एग्जांपल लें तो दुबई ने अभी कंटेंट क्रिएटर्स को गोल्डन वीज़ास देना शुरू कर दिए कि आप हमारे मुल्क में आके कंटेंट बनाएं। उसका उनको फ़ायदा ये होता है कि वहाँ का टूरिज्म प्रमोट होता है, वहाँ का कल्चर प्रमोट होता है, वहाँ की प्रोडक्ट्स प्रमोट होती हैं, वहाँ के रेस्टोरेंट्स प्रमोट होते हैं। तो कंटेंट क्रिएशन के ऊपर हमारा हमेशा से ज़्यादा फोकस है। लास्ट ईयर भी हमने जो कनेक्टेड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस कराई थी, उसमें पूरा दिन हमने डेडिकेट किया था कंटेंट क्रिएशन के ऊपर, जिसमें हमने इरफान जुनेजो को भी इनवाइट किया था कि आप आके बताएंगे कंटेंट क्रिएशन कितनी बड़ी इकॉनमी है और पाकिस्तान की इकॉनमी में कितना बड़ा किरदार अदा कर सकती है। लेकिन आप क्या ये नहीं समझते कि आपने लाहौर से इस्लामाबाद से लोगों को लेके जाना है, और शारान बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो वो आपकी टेक जो आप वहाँ पे इवेंट करवा रहे हैं, उसके अलावा नेचर में गुम हो जाएं और अरसलान साहब को टाइम ही ना दे, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। नहीं, वो जो बचपन में ट्रिप जाया करता था ना, टीचर काउंट करके बैठाती थी एक जगह पे, वो मकसद ये है कि एक हम ब्लेंडेड फ्यूजन बनाएं जो कि नेचर और टेक्नोलॉजी को, जैसे इन्होंने जिक्र किया कि इनोवेंचर और एडवेंचर जो है वो मिक्स करके हमने इनोवेंचर बनाया। तो वहाँ पे ना सिर्फ हम इनोवेशन की बात करेंगे बल्कि वहाँ पे हम एडवेंचर की बात भी करेंगे। और एडवेंचर आपको पता है हसीन वादियों में ही होता है। अच्छा, वैसे ऑलरेडी जब ये एडवेंचर करा रहे हैं तो कुछ छुपने की क्या जरूरत है? प्लीज अपने इरादे साफ कर वो मेरे ख्याल है सैफ साहब को आप इस वजह से बुलाएं कि बारी बरकत में भागने की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे ही है। अच्छा, जीप राइड्स को ज्यादा मुश्किल तो नहीं है ना? अक्सर लोग बड़ा डरते हैं। नहीं, बिल्कुल सेफ ट्रैक है। हमने अभी रिसेंटली हमने पूरी टीम के साथ हमने खुद विजिट किया था, वहाँ पे हर चीज़ हमने मॉनिटर की है। मेरी इवन के फेसबुक पेज जो कनेक्टेड पाकिस्तान का है उसके ऊपर मैंने एक वीलॉग भी बना के डाला है कि भाई ट्रैक कैसा है, कितना कंफर्टेबल है। इवन कि जैसे हम शरण वाटरफॉल की तरफ जाते हैं, अक्सर लोगों के दिमाग में होता है जैसे अम्ब्रेला वाटरफॉल का ट्रैक थोड़ा सा डेंजरस है, या सज्जी कोट का जो ट्रैक है थोड़ा सा डेंजरस है, लेकिन शरण वाटरफॉल का ट्रैक बिल्कुल स्मूथ है, बड़ा इजीली आप जा सकते हैं और विद इन 30 मिनट्स आप नीचे जाते हैं और विद इन 45 मिनट्स आप वापस आ जाते हैं। मानशी टॉप की जो ट्रैकिंग है वो तकरीबन 2 से ढाई घंटे की है। इट्स हेक्टिक एक्टिविटी, लेकिन हम चाहते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि जो फ्रीलांसर्स हैं या जो टेक कम्युनिटी के बंदे हैं वो बेचारे 16 से 17 घंटे एक ही टेबल पे बैठ के काम करते रहते हैं। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना सिर्फ मेंटल हेल्थ बल्कि फिजिकल। हाँ आप करेंगे हाइकिंग वगैरह? बिल्कुल करें। आपको तो बहुत ज्यादा जरूरत है हंसनैन को। लास्ट टाइम तो घोड़े पे लास्ट टाइम मैं घोड़े पे आया। घोड़े पे अभी खुद लेके जाना, नो घोड़ा, कोई घोड़ा पर मैं तो ट्रेल 3 और ट्रेल 5 का चैंपियन हूं माशाल्लाह। वेरी नाइस। हाँ, ट्रेल 3 और ट्रेल 5 में किससे भी पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पे जाता हूँ। हाँ, आजकल भी जाता हूँ। अच्छा, जब ट्रेल्स बंद है तो फिर क्या आपके साथ बैठ के तो मैं वहाँ पे ना जाऊँ? हाँ, ये भी है। लेकिन एक ट्रेल नहीं है, साथ हैं। सर आपके ऊपर आते हैं थोड़ा सा, ये शुगल मेला तो अपनी जगह पे, खाने के इंतजामात, वहाँ पे रहने सहने के इंतजामात, हम जब जाते हैं फेरी मीडोज में वहाँ पे अलग से कैंप लगे होते हैं, लेकिन शारान में जब भी जाते हैं तो अपने कैंप लेके जाते हैं। तो वहाँ पे कोई लोकल स्टफ भी हो गया, सब चीज़ें आप खुद अरेंज कर रहे हैं? जी, हम इससे पहले जब गए थे हमने सारी तैयारियां की हैं। वहाँ पे जाके हमने होटल वालों से बात की है, वहाँ के मकामी लोगों से बात की है। वहाँ पे जो होटल्स वाले थे उनसे हमने कहा कि हमें ये मेन्यू चाहिए, तो सारी अरेंजमेंट वहाँ पे हमने पहले की हैं, खाने की, हर चीज़ की, रहने की, ताकि किसी को कोई मुश्किलात ना हो। सही हो गया। अच्छा अरसलान, मूवी नाइट भी है एक? हाँ जी, हमारी कोशिश है कि कोई एंटरप्रेन्योरशिप या इस किस्म की कोई मोटिवेशनल मूवी वहाँ पे प्ले की जाए, जिससे कुछ ना कुछ लेसन गेन कर सकें। लगा दें। हाँ, कुछ इस तरह की, जैसे द पर्सूट ऑफ हैप्पीनेस है या इस किस्म की कोई मूवी जो है वो वहाँ पे प्ले की जाए, जिससे थोड़ा सा एक मैसेज कन्वे हो। थोड़ा सा हम उसके ऊपर बात भी करें, थोड़ा सा जो हमारे वहाँ पे ट्रेनर्स हैं वो उसको डिस्कस करें कि आपने इससे क्या सीखा, आपको क्या समझने का मौका मिला और आप अपनी लाइफ में इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ अरसलान, कितने शुरका हैं जो डन हो चुके हैं कि जिन्होंने जाना है आपके साथ? तो तकरीबन 150 से ज़्यादा बंदे हैं जो हमारे साथ अभी रजिस्टर हो चुके हैं और इंशाल्लाह हम 150 लोगों को वहाँ पे लेके जाएंगे और 3 दिन हम बस ये क्लोजिंग हो चुकी है। अभी भी जो लोग सुन रहे हैं वो अपनी अभी भी जो लोग सुन रहे हैं वो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 25% डिस्काउंट भी चल रहा है हमारे टिकट्स के ऊपर, तो 27 जुलाई तक जो भी रजिस्टर करेगा 25% डिस्काउंट भी अवेल कर सकता है। सही हो गया। और फीस वैसे है कितनी जो अगर कोई रजिस्टर कराना चाहे? नॉर्मली 50,000 है, लेकिन क्योंकि 25% डिस्काउंट चल रहा है तो 37,500। तो अगर हमारी टीम से कोई आता है या हमारे देखने वालों में से कोई आता है तो उनको 25% ऑफ मिलेगा। ठीक हो गया। और दीगर क्या चीजें इसमें शामिल है इस इवेंट में? नहीं,
ये आपने गलत बात कर दी, हमारी टीम से भी पैसे लेंगे आप? नहीं, ये मैंने गलत। टीम, मैंने कहा हमारी, देखिए हमारे नाज़रीन भी वैसा हमारी बोला टीम नहीं, हमारी नाज़रीन भी हमारी टीम है। निम्रा तो ऑलरेडी आ रही हैं, आप भी इनवाइटेड है। नहीं, हसनैन आप भी आए। जरूर, मैं मजाक कर रहा हूँ। आप चैंपियन है तो हम वहाँ पे टेस्ट कर लेंगे थोड़ा सा। हाँ definitely, जरूर। हमको बोलेंगे आप लीड करें। हाँ, बिल्कुल। आगे मैं होऊंगा, हाँ। रेवर में होऊंगा आपका। इंशाल्लाह। असान, थैंक यू चलें वेरी जी। मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सैफ, आपका भी। शुक्रिया। और हाइकिंग पे मिलते हैं इंशाल्लाह, आपसे मुलाकात होती है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की सुबह की सोच। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।